सल्यूट फाइटर्स। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आता ही है। इनफैक्ट एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक। अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस माइंड को ओपन रख करके इस टॉपिक को करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और बिफोर हम लोग टेक्निकल चीज़ों में चले, मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अभी तक देखो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स किए हैं, बाकी असेसीज के तो अभी तक हम लोगों ने टैक्स रेट्स भी किए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी पे क्या टैक्स रेट लगता है हमने अभी तक बात नहीं की है, फर्म पे क्या लगता है बात नहीं की है। सब कुछ ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम के अंदर क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने हमारा जो भी पढ़ा था पहले 3 क्लासेस में, उधर हमारा फोकस था मोर ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स वहां पर रिलेटिवली कम थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा थी। यहाँ से कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे आ जाएंगे आपके सामने। एंड डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जैसी हमारी चल रही है वैसे ही चलेगी, कम नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को फॉर्मली अपने तीनों बुक्स से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो मैं आपको 3 बुक्स दूंगा। हार्ड कॉपी ऑब्वियसली आप लोगों को तब मिलेगी जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल पब्लिश हो जाएगा। मैं उसमें से देख लूँ कि क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप समझ के चलो हार्ड कॉपी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको हर चैप्टर वाइज सॉफ्ट कॉपीज दूंगा। क्या है 3 हमारी बुक? तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त, ये है कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर मैं कंसाइज के अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को डाल दूंगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अराउंड 8 पेजेस के अंदर मैंने पूरे हाउस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोविजंस रहेंगे, ज़्यादा मोटा बुक नहीं होगा। अराउंड मैक्सिमम 150 से 200 पेजेस के अंदर अंदर में डायरेक्ट टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बुक रहेगा आपका इलस्ट्रेशंस बुक। ये इलस्ट्रेशंस बुक की खास बात क्या है कि इधर हम लोग उन इलस्ट्रेशंस को रखेंगे जिन्हें हम संग में मिल करके क्लासेस में ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है, तो इस तरीके का आपको इलस्ट्रेशंस बुक दिखेगा। इधर सिर्फ इलस्ट्रेशंस है, उनके सॉल्यूशंस मैं और आप मिल करके संग में करेंगे। और ऑब्वियसली बैच के एंड में जो जो सॉल्यूशंस हमने किया ये सारे पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा। तो बाई चांस कोई क्लास आपकी छूट जाएगी या कोई सॉल्यूशन अगर आपसे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे करेक्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और एक तीसरी बुक भी मैं आपको दूंगा जो रहेगा एक क्वेश्चन बैंक। उसके अंदर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स दोनों दिए रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक रहेगा। हम लोग संग संग में उधर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन वहां के क्वेश्चंस को हम लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस हमारी एनफ हो जाएगी इसी बुक से। इस बुक का नाम है दोस्तों निश्चय। दिस इज माई इलस्ट्रेशंस बुक। देन जो बुक मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, इसका नाम है दोस्तों निर्भय। ये है हमारा कॉन्सेप्ट बुक। सो निर्भय नाम के पीछे लॉजिक ये है कि वी हैव टू बी फियरलेस। इस सब्जेक्ट से अगर आपको अभी तक डर था, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। डर मैं आपका ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसका नाम है विजय। उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने अगर वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल इन योर एग्जाम्स। तो चलो विद दिस बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टेक्निकल टॉपिक, विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, आओ बात करते हैं। जब कभी भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के 3 पार्ट्स के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड रहेंगे। लेक्चर्स को मैं हमेशा 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा कि जो भी हेड ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आप देखोगे हर हेड के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका चार्जिंग सेक्शन। दोस्त ये चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि आप किस इनकम को किस हेड में चार्ज करोगे। तो एक एग्जांपल देता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी हेड का
जो चार्जिंग इनकम है वो क्लियरली ये बता देता है कि कौन से इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज करना है, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सी इनकम किस हेड में दिखाए। उसका आंसर हमें चार्जिंग सेक्शन देता है। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ये मोबाइल वाला चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग का मतलब होता है टैक्स के अंदर जब कभी भी किसी भी चीज के ऊपर हम टैक्स लेते हैं, उसे हम कहते हैं वी हैव चार्ज्ड टैक्स ऑन दिस, या फिर देयर इज अ चार्ज ऑफ टैक्स ऑन दिस। तो चार्ज मीन्स टू अप्लाई अ टैक्स। तो किस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे, वो चीज हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन बताता है। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 20 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक बात एकदम क्लियर कर लो अपने अपने दिमाग में कि जब कभी भी मैं कोई भी सेक्शन नंबर बोलूं, कोई भी सेक्शन नंबर बोलूं, उसको हमेशा याद रखना वो मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ही सेक्शन नंबर को रेफर कर रहा हूं। अगर मुझे कभी अपने कोर्स के दौरान किसी और एक्ट के सेक्शन नंबर को रेफर करना पड़ेगा, तो मैं क्लियरली उस एक्ट का नाम ले लूंगा। लेट से मेरे को रेफर करना पड़ रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A, तो मैं सिर्फ सेक्शन 53A नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आपको जब कभी भी मैं एक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सेक्शन नंबर ले रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मान करके चलना कि मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ही सेक्शन नंबर्स को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हर हेड के अंदर उसका चार्जिंग सेक्शन। सेकंड, हम लोग उस हेड का सारा लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे अलोंग विद देयर एनालिसिस प्लस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन सॉरी प्लस इंटरप्ले की अलग अलग सेक्शंस एक दूसरे के संग कैसे इंटरप्ले करते हैं। एंड लास्ट में हम लोग हर टॉपिक के संग संग में क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारा अप्रोच ऐसा ही रहेगा कि तीनों चीज़ें हमारी साइड बाय साइड चलती रहे, साइमल्टेनियसली चलती रहे। ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरे करिकुलम का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, फिर पूरे करिकुलम के एनालिसिस होंगे एंड फिर पूरे करिकुलम का क्वेश्चन होगा। वैसा नहीं होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी वर्ड से हम क्या समझते हैं? हाउस मीन्स घर, प्रॉपर्टी मीन्स समथिंग विच आई ओन। करेक्ट। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये मैं ओन करता हूं, OWN। अगर मैं बोलूं कि ये फोन मेरी प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स इस फोन का मालिक मैं हूं। इस फोन को यूज करने का डिसीजन कि कौन यूज करेगा, मैं करूंगा या कोई और यूज करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, वो सारे डिसीजंस मैं लूंगा। सो दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का टेक्निकल मीनिंग होता है, बट उस पर अभी नहीं जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स एनी लैंड along with a building, that means a building with the land appurtenant thereto। ये वर्ड का मीनिंग क्या है समझाता हूं, आओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स के संग संग में ही डिस्कशंस करते चलेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट, इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब करेंगे? जब तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, या फिर कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो काम हो जाएगा? ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आपको लैंग्वेज को गौर से पढ़ना है। क्या तीनों कंडीशंस के बीच में एंड यूज हुआ है? अगर एंड यूज हुआ है दैट मीन्स ऑल थ्री मस्ट बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर तीनों कंडीशंस के बीच में और यूज हुआ है तो दैट मीन्स कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहां पढ़ते चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे तीनों सेटिस्फाई करने हैं या कोई एक। आंसर है तीनों ही सेटिस्फाई करने हैं। कैसे? आउट डिस्कस करते। तीन कंडीशंस दी है। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी इनकम के अंदर बैठ जाएंगी परफेक्टली, तो हम बोलेंगे कि इस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स करेंगे। ये जानना क्यों जरूरी है कि इनकम किस हेड में जाएगी? क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि कुछ हेड्स, कुछ टाइप्स ऑफ इनकम के ऊपर स्पेशल रेट्स गवर्नमेंट ने दे रखी है, और कुछ हेड्स या कुछ टाइप्स ऑफ इनकम के ऊपर जनरल रेट्स लगते हैं। इसलिए इनकम की नेचर क्या है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर
चार्जिंग सेक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर हमें सेक्शन नंबर्स याद करनी है क्या? दोस्त, सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए स्ट्रेस मत लो। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट की आपकी क्लैरिटी 100% अचीव हो जाए। अगर अचीव हो जाती है 100%, देन रिविजन्स के टाइम पर हम लोग सेक्शन नंबर्स आसानी से ग्रिप में ले लेंगे। लेकिन डे वन से अगर हम सेक्शन नंबर्स के पीछे दौड़ेंगे तो चांसेस है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स छूट जाएंगे, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ आप लोगों के केस में। अब सेक्शन नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, वो तो डेफिनेटली मैं आपको जिस दौरान पढ़ा रहा हूँ उसी दौरान बता दूंगा। ओवर एंड अबव उसके आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से सोचो। अगर आप कंफर्टेबल हो, सेक्शन नंबर्स आपके दिमाग में नेचुरली बैठते जा रहे हैं, देन गुड, वेरी गुड। अगर आप नहीं हो तो स्ट्रेस मत लेना। एग्जाम के अंदर प्राइमरी मार्क्स जो मिलते हैं वो सही क्वेश्चंस के सोल्यूशन से मिलते हैं। सेक्शन नंबर्स के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर कोई इनकम 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो उस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करेंगे। क्या है वो 3 कंडीशंस, तो सुनना। पहली कंडीशन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। अपॉर्टिनेंट वर्ड क्या है? देखो, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ हर वर्ड का डीप मीनिंग होता है। हम क्या सिंपली ये लिख सकते थे लैंड और बिल्डिंग? नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ लैंड और बिल्डिंग ओ आर लिखना गलत होता। सुनना, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्राइमरीली बिल्डिंग, कोई भी टाइप का मकान। बिल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं मकान, इमारत, वो हाउस प्रॉपर्टी होती है। हाँ, अगर उस बिल्डिंग के संग नीचे जो जमीन है वो भी मैं ही ओन करता हूं, तो मेरे लिए दोनों कंबाइन होकर के हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसीलिए दिया है कि प्राइमरीली तो बिल्डिंग है, और दे के रखा है लैंड अपॉर्टिनेंट। अपॉर्टिनेंट को आप प्रैक्टिकली समझ लो अटैच्ड, क्योंकि बिल्डिंग हवा में तो नहीं रह सकती है ना, बिल्डिंग किसी जमीन पे खड़ी रहती है। तो ये जो जमीन है, ये जमीन भी हाउस प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। मगर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि सर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का मतलब होता है कि खाली लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है वो भी हाउस प्रॉपर्टी बन जाती, और लॉ का इंटेंशन वो नहीं है। लॉ का इंटेंशन है बिल्डिंग्स को हाउस प्रॉपर्टी में रखने का। लैंड जो स्टैंड अलोन लैंड है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। देखो, इसीलिए आप देखोगे कि अगर कोई को बिल्डिंग को रेंट पे देने से कोई रेंट आ रहा है तो हम टेस्ट करते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग अपने आप में हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या सिर्फ लैंड को अगर मैं रेंट पे दे दूं, लीज पे दे दूं, और उससे जो मेरे को रेंटल इनकम आएगी, क्या उसे मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानूंगा? नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज ओनली लैंड, स्टैंड अलोन लैंड जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? पॉइंट नंबर 3 देखना है यहाँ पे। देखो, लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीबीपी, नॉट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करो, लेट आउट करना मतलब लीज पे देना, रेंट पे देना, जिसके बदले आप रेंटल इनकम कमाते हो, तो उस इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ। इतना सिंपल नहीं है, डेफिनेशंस के अंदर कुछ कुछ इफ्स एंड बट्स आएंगे, लेकिन ब्रॉड लेवल पे, मोटा मोटा लेवल पर कॉन्सेप्ट यही है। अब गौर से सुनना, सिर्फ लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो देयरफॉर लैंड को अगर मैं रेंट पे दूं, क्या लैंड रेंट पे जाता है? बिल्कुल जाता है। क्यों नहीं जाता है? आपको एक एग्जांपल दूं। आप कई सारे बैंक्वेट हॉल्स देखोगे। अब वो बैंक्वेट हॉल्स क्या है? आप कई बार देखोगे बैंक्वेट हॉल के बाहर एक गार्डन एरिया होती है। वो गार्डन एरिया के अंदर कोई फर्नीचर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस बेसिक लैंड है जिसके ऊपर थोड़ी सी गार्डनिंग की भी है। अब हो ही सकता है ना,
कोई अपने मैरिज के अंदर ये बोले कि मैं सिर्फ बैंक्वेट हॉल नहीं लूंगा, मैं बैंक्वेट हॉल के बाहर वाले गार्डन एरिया के लिए भी रेंट पे करूंगा। हो सकता है उन्हें उस गार्डन एरिया में अपनी बारात में नाचना है, कोई पार्टी करनी है, वॉट एवर बी इट, लैंड को हमने रेंट पे दिया। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ही घर के पास में एक वेकेंट लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर से जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे एकदम खाली लैंड पड़ा हुआ है। उस लैंड के मालिक को अभी उस पर कुछ भी बनाने का मन नहीं, आने वाले 2 साल 3 साल तक। हमारे एरिया के अंदर कार पार्किंग की अब धीरे धीरे शॉर्टेज हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्स जो है वो बढ़ रहे हैं। देर आर फैमिलीज जिनके पास 2 2 3 3 गाड़ियां हो गई हैं, तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग पार्किंग एरियाज थी वो शॉर्ट पड़ रही है। तो आपको पता है इस लैंड के ओनर ने एक तरकीब निकाली, एक प्लान निकाला। अब हमारी एरियाज की जो गाड़ियां हैं वो इनके लैंड में पार्किंग कर लेती है, और इसके बदले में वो इनको मंथली पार्किंग फीस दे देते हैं, 2,000 3,000 4,000 5,000, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी गाड़ियां लगानी है, कौन सा साइज की गाड़ी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अज्यूम करो कि इस अंकल के पार्किंग एरिया के अंदर हर महीने 20 कार्स पार्क हो रही है, एंड ऑन एन एवरेज आप अज्यूम करो कि कोई भी गाड़ी इनको 4,000 रुपीज़ मंथ तो दे ही रही होगी, वेरी रीजनेबल पार्किंग फीस। तो ये 80,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं। किस चीज़ से कमा रहे हैं? रेंट से कमा रहे हैं। रेंट पे क्या दिया? लैंड दिया। क्या उस लैंड के संग कोई स्ट्रक्चर था, कोई बिल्डिंग थी? नहीं सर, सिर्फ लैंड था। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी? नहीं सर। तो कहाँ जाएगी ये? या तो पीजीबीपी में जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मानो इस अंकल का, इस असेसी का काम अगर यही है कि ये जगह जगह लैंड परचेज करते हैं और उधर पार्किंग के लिए लगा देते हैं, उनका बिजनेस ही यही है, तब ये इनके बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी के अंदर टैक्स करो। लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं, मेरा प्राइमरी बिजनेस कुछ और है, ये तो बस मेरे पास एक लैंड पार्सल था, मानो मेरे एंसेस्ट्रल लैंड थी या मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था और वो लैंड खाली पड़ी थी, तो मैंने उसको पार्किंग के ऊपर रेंट में लगा दिया, तब फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। क्यों जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? सिंपल सा लॉजिक है, जो इनकम किसी भी और हेड में चार्ज नहीं होता है वो रेसिडुअल हेड यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके चार्ज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? क्या बिल्डिंग सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है? नहीं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी होती है। ये मेरा सेंटर जिस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी रेसिडेंशियल यूनिट है ही नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ कुछ टीचर्स के क्लासेस हैं, सेकंड फ्लोर पर मेरी सेंटर है, थर्ड फ्लोर पर एक और टीचर पढ़ाते हैं। तो ये बिल्डिंग एंटायरली कमर्शियल है। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कोर्सेज के क्लासेस मिलते हैं यहाँ पर, वो पढ़ते हैं चले जाते हैं। क्या इस बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी? द आंसर इज यस, मानी जाएगी। ये अलग बात है कि इस बिल्डिंग से जो लैंडलॉर्ड रेंट कमाता है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी? उसके लिए हमें आगे के कंडीशंस भी पढ़ने होंगे। लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है, द आंसर इज यस, ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है। देखो, बोलता है बिल्डिंग नॉट ओनली इंक्लूड्स residential buildings but also includes factory buildings, offices, shops, godowns and other commercial premises। मेरी क्या है? क्या ये फैक्ट्री है? नहीं। क्या ये गोडाउन है? नहीं, ये कमर्शियल प्रेमाइसेस है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ करके अपना बिजनेस चला रहा हूँ, अपना प्रोफेशन चला रहा हूँ। वैसे ही फैक्ट्री बिल्डिंग्स या गोडाउन्स या शॉप्स वो भी हाउस प्रॉपर्टी तो है ही, उनकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी कि नहीं होगी, उसके लिए आगे के कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगे तो ही होगा। एक बात सुनना, अपॉर्टिनेंट का मतलब होता है कनेक्टेड। मैंने पहले क्या लिखवाया था? अटैच्ड। अटैच्ड एंड कनेक्टेड मीन वन एंड द सेम ओनली। तो देखो, लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैराज, बैकयार्ड, अप्रोच रोड्स एटसेट्रा। तो बोला गया कि अगर मानो मैंने किसी को रेंट पे दिया है, वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं दी है, बिल्डिंग के पास में एक गराज बना हुआ था, दोनों को मिला करके दिया, तो हाँ कोई बात नहीं, इवन दो रेंट के अंदर दोनों का रेंट इंक्लूडेड है, लेकिन बिकॉज द लैंड इज कनेक्टेड टू द बिल्डिंग, देयरफॉर वो लैंड भी अभी हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी।
अगर स्टैंड अलोन लैंड दिया वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ऐसा लैंड दिया जो बिल्डिंग से अपरटिनेंट है, बिल्डिंग से कनेक्टेड है, बिल्डिंग से अटैच्ड है, तो वो लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी का नेचर ले लेगी। सिंपल। आगे बढ़ते। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि बॉस, जो रेंटल इनकम आ रहा है ना, वो उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर के पास आ रहा है। ओनर कौन होता है सर? ओनर वो होता है जिसने पैसे देकर खरीदे हैं, जिसके पास ओनरशिप राइट है, जिसके पास उस प्रॉपर्टी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंजॉय करने का अनइंटरप्टेड राइट है, वो ओनर होता है। ओनर वर्ड के ऊपर कई सारी बातें हमें गौर से समझने की है। देखो, बोलता है ओनर क्या होता है? वन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट। सर ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। अरे दोस्त, सिंपल है, सुनो। एंटाइटल्ड का मतलब होता है मेरे पास किसी चीज का राइट होना, यानी कि एंटाइटल्ड के बदले में आप राइट पढ़ लो कि वन हु हैज अ राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट। इन हिज ओन राइट मतलब जैसे मैं चाहूं वैसे। मैं अगर चाहता हूं कि एक बिल्डिंग के ऊपर मुझे महीने का 1 लाख मिले, तो मुझे किसी और को जाके पूछने की जरूरत नहीं हो कि सर 1 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं, ये मेरी बिल्डिंग है, मेरी मर्जी में जितना चार्ज करना चाहूँ। मैं अगर ये बोलूँ कि 1 लाख रुपीज़ मुझे बैंक अकाउंट में चाहिए, कैश में नहीं लूंगा, तो मेरे पास पावर होना चाहिए। इसे बोलते हैं इन माई ओन राइट। यानी कि मैं ओनर तब माना जाऊंगा जब किसी हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो मेरे को मिले, मेरे पास राइट हो उसे इंजॉय करने का, तभी मैं ओनर माना जाऊंगा। ओनर हमेशा याद रखना 2 टाइप के होते हैं। आज आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर कर देता हूँ। इनकम टैक्स या किसी भी लॉ के अंदर ओनर हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, ये मैंने REGD लिखा है जो कि रजिस्टर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। और एक होता है आपका बेनिफिशियल ओनर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या बोला मैंने? एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है हमारा बेनिफिशियल ओनर। सुनना, रजिस्टर्ड ओनर वो होता है जो कानूनी तौर पे लीगल फॉर्मेलिटीज से मालिक होता है। बेनिफिशियल ओनर वो होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स को एंजॉय करने का पावर रखता है। एक क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं, एक बार में आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सर कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने खरीदी 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, मानो एक घर है, मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए में एक घर खरीदी। ये 1 करोड़ रुपए किसने दिए? मिस्टर ए ने दिए। घर क्या मिस्टर ए के नाम पे है? नहीं। कई बार ऐसा आप देखोगे कि पैसा एक इंसान ने दिया लेकिन घर 3 लोगों के नाम पे है। कैसे हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। मिस्टर ए को अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार है, मिसेस ए, उन्होंने अपना घर एंटायरली मिसेस ए के नाम पे ले लिया। अब यहाँ पे मेरी बात सुनना, रजिस्टर्ड ओनर यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसका नाम है? मिसेस ए का। क्योंकि जो अग्रीमेंट्स बने, जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, जो कन्वेयंस डीड है, उसके ऊपर नाम तो मिसेस ए का है। लेकिन पैसे किसने दिए? कल को जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसे किसके पास आएंगे? मिस्टर ए के पास। तो बेनिफिशियल ओनर मिस्टर ए हुए, रजिस्टर्ड ओनर मिसेस ए हुई। इनकम टैक्स में हम जब कभी भी ओनर बोलते हैं वी ऑलवेज रेफर टू बेनिफिशियल ओनर, बिकॉज अल्टीमेटली सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना है। आई होप आप लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म के कॉन्सेप्ट से वेल अवेयर रहोगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म सिंपली ये बोलता है कि खाली लीगल स्ट्रक्चर मत देखिए, नीचे जाकर के देखिए, डेप्थ में जाकर के देखो, हटाओ कॉर्पोरेट व्हील को और देखो कि एक्चुअली में किसी ट्रांजैक्शन के पीछे कौन बैठा है। दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब आना, बोलता है कि जरूरी नहीं है कि आपका सेल डीड जो है वो रजिस्टर हुआ हो टू बिकम द ओनर। नहीं, जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? यही है आपका कॉन्सेप्ट सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल्स में जब हम लोग कैपिटल गेन्स करेंगे, मैं वहाँ पर आप लोगों के संग डिस्कस करूँगा। सो डोंट वरी, ये पॉइंट के लिए अभी आप अपने दिमाग में सिर्फ ये बिठा लो कि ज़रूरी नहीं है ओनर बनने के लिए कि सेल डीड मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो। सेल डीड रजिस्टर्ड ना भी होगी तो भी चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो।
ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एज वेल एज लीज होल्ड राइट्स। सुनिएगा, फ्री होल्ड का मतलब होता है कि मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का कोई एनकम्बरेंस नहीं है, एंटायरली मेरा है। और लीज होल्ड का राइट्स मतलब ये होता है कि कई बार प्रॉपर्टी कई लंबे पीरियड के लीज के लिए हमें मिल जाती है, तो इवन दो कहने को वो लीज है, लेकिन टेक्निकली इट इज इन सब्सटेंस एज गुड एज एन ओनरशिप। एक एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता के अंदर एक एरिया है सॉल्ट लेक बोल करके। सॉल्ट लेक जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओन करती है, उसका पूरा ज़मीन। सॉल्ट लेक के अंदर अगर किसी को अपना घर बनाना है तो आपको पता है वहां पर लैंड जो है ओन करना नहीं अलाउड है। अगर आपको सॉल्ट लेक के अंदर आप ज़मीन खरीदने जाओगे तो आप गौर से देखना, अग्रीमेंट जो है वो सेल की अग्रीमेंट नहीं बनती है, लीज की अग्रीमेंट बनती है। और पता है लीज कितने पीरियड की? आप सुन करके सोचोगे कि सर ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? लीज बनती है 999 ईयर्स की या फिर 99 ईयर्स की। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप मेरे पास आए कि नीलेश सर मुझे एक लैंड सेल कर दो, और मैंने बोला कि देख दोस्त सेल तो नहीं करूंगा लेकिन लीज पे दे दूंगा। उसने बोला सर कितने साल के लीज पे? और मैंने बोला आने वाले 999 ईयर्स के लीज पर ये लैंड तेरा हुआ। तो ये तो सिर्फ बोलने की बात हुई लीज। इन सब्सटेंस 999 ईयर्स बाद कौन जिंदा रहेगा? कोई नहीं रहने वाला है, हमारे कई सारे जनरेशन्स खत्म हो चुके होंगे। सो इन सब्सटेंस इट इज स्टिल अ सेल। ऐसे केस में हम लोग ओनरशिप लेसी का मान लेंगे, यानी कि जिसने लीज पे लिया है वो ही मालिक है। वरना टेक्निकली लीज में मालिक कौन होता है? जिसने लीज पे दिया है, ओनर स्टिल वही रहता है। लेकिन आप कई बार लीज ही ऐसा दे देते हो कि इन अ वे ओनरशिप बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाती है इन सब्सटेंस, नॉट इन फॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि जो पर्सन बिल्डिंग ओन करता है वो ही पर्सन उसका लैंड भी ओन करे, एकदम भी जरूरी नहीं है। अगेन सॉल्ट लेक वाला ही एग्जांपल, सॉल्ट लेक में आपने लैंड लीज पे ले ली, लेकिन बिल्डिंग जो बनाई वो तो आपने बनाई, आपने अपने पैसे लगाए, आपने अपना रॉ मटेरियल्स लगाया, आपने बिल्डिंग बनाई। तो ये बिल्डिंग किसकी हुई? मेरी। लैंड किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की। तो कोई बात नहीं है, इस बिल्डिंग को अगर मैं रेंट पे दूं और रेंटल इनकम कमाऊं, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स एंजॉय करने का राइट मिलेगा, मेरे ही हाथ में टैक्स होगा। इवन दो बिल्डिंग मैं ओन करता हूँ लेकिन लैंड मैं ओन नहीं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर ए ने एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया, सुपर स्ट्रक्चर जनरली बिल्डिंग को बोलते हैं, ऑन अ साइट, साइट मतलब लैंड, ठीक है, हेल्ड बाय हिम अंडर अ लीज होल्ड अग्रीमेंट। इन दिस केस इवन इफ मिस्टर ए वेर टू ट्रांसफर द बिल्डिंग टू द लेसर फ्री ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, yet annual value of superstructure during lease term shall be taxable under IFHP। IFHP क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ही हम एब्रीविएट कर देते हैं एज IFHP, ठीक है। इनकम फ्रॉम लैंड वुड बी टैक्सेबल अंडर PGBP IFOS एज द केस में बी। ओके, आगे बढ़ो। आगे जाकर के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा, वो रहेगा डीम्ड ओनरशिप का। अभी हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। डीम करने का मतलब होता है कि सच्चाई कुछ और है, हम मानते कुछ और है। दैट इज डीम्ड ओनरशिप, यानी कि दिख कुछ और रहा है, मान कुछ और जा रहा है। डीम करने का मतलब ही ये होता है। तो कई बार हमें ओनरशिप ऑन द फेस ऑफ इट किसी और के हाथ में दिखती है, लेकिन हम मान करके डीम कर लेते हैं कि ओनरशिप किसी और के हाथ में है। क्यों? क्या सिचुएशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है, सब कुछ आगे जाकर के एक स्पेसिफिक सेक्शन है डीम्ड ओनरशिप का, वहां पे इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। अभी अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्ज होगी और टैक्स लिया जाएगा तो तभी लिया जाएगा जब असेसी जो है जिसका हम टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं वो ओनर हो उस प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर खत्म होने के बाद ओनरशिप चेंज हो गई, बिफोर आपका इनकम असेसमेंट कंप्लीट हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चलेगा। लेकिन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर यू शुड बी ओनर। सर कितने पीरियड के लिए? जितने भी पीरियड के लिए आप ओनर रहो। अगर आप एक महीने के लिए भी ओनर थे और उस एक महीने में अगर आपने कोई रेंटल इनकम कमाया है तो उसका नेचर हाउस प्रॉपर्टी वाला ही रहेगा। यू नीड नॉट बी ओनर थ्रू आउट द ईयर, इवन ओनरशिप फॉर पार्ट ऑफ द ईयर क्वालिफाइज एज ओनरशिप। नेक्स्ट,
इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 20 बट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 190 अंडर सेक्शन 92 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पॉइंट क्या है सुनना। सब लेटिंग क्या होता है? सब लेटिंग समझना है तो आओ मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग किसकी बिल्डिंग है? मानिए ये बिल्डिंग है मनोज की। अब मनोज इस बिल्डिंग में रहते नहीं है, ठीक है। इस बिल्डिंग में टोटल 3 फ्लोर्स है, 1 2 3। मनोज ने डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग में मैं रहता नहीं हूँ, ये बिल्डिंग को क्यों ना मैं रेंट पे लगा दूँ। उन्होंने रेंट पे एक जन को ढूंढा। कौन? रवि। रवि को ढूंढा गया और रवि को बोला गया कि आप इस बिल्डिंग को ले लो। रवि ने देखा हाँ अच्छी बिल्डिंग है, एरिया अच्छी है, बिल्डिंग क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस अच्छा है। उन्होंने ले लिया पूरे बिल्डिंग को रेंट पे। कितने रेंट पे ले लिया? लेट्स से हर फ्लोर के लिए रवि जी पे कर रहे हैं 25,000 पर फ्लोर। तो टोटल में 3 फ्लोर्स के लिए कितना पे कर रहे होंगे? तो 3 फ्लोर्स के लिए मिला करके ये पे कर रहे हैं 75,000 रुपीज़, क्योंकि 3 फ्लोर्स है, 25,000 पर फ्लोर। अब रवि जी ने देखा कि यार मेरे लिए तो बस फर्स्ट फ्लोर काफ़ी है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और टेनेंट को ढूंढा। इस टेनेंट का नाम है मिस्टर अनिल। अब इन्होंने क्या किया? मिस्टर अनिल को बोला कि आपको क्या ये बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स चाहिए? अनिल जी ने बोला यस मुझे चाहिए। तो अब फर्स्ट फ्लोर पे रवि जी रहते हैं और रिमेनिंग 2 फ्लोर्स पे अनिल रहते हैं। अनिल रेंट किन्हें देते होंगे? मनोज जी को देते हैं या रवि जी को देते हैं? ऑब्वियसली अनिल जो है वो रेंट रवि को देते हैं। क्यों रवि को देते हैं? बिकॉज मनोज ने तो पूरा का पूरा बिल्डिंग इन्हें दे दिया ना। अब रवि की मर्जी है वो कैसे इस बिल्डिंग को यूज करे। तो रवि ने भी आगे एक और जन को रेंट पे दे दिया। ये जो चीज हुई ना, रवि ने जो अनिल को रेंट पे दिया, इसे ही हम कहते हैं सब लेटिंग। ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो लेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लीज पे देना, लेट आउट करना। तो मनोज ने लेट आउट किया रवि को। अब रवि ने जब आगे लेट आउट कर दिया तो इसे हम बोलते हैं सब लेटिंग। सब लेटिंग का एक और इम्प्लीकेशन पता है क्या होता है? कि सब लेटिंग के केस में प्रॉपर्टी का कोई ओनर ही नहीं इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व है, रवि और अनिल। रवि क्या है? लेसर है सब लेटिंग के अंदर, और अनिल क्या है? लेसी है। लेकिन रवि जो है वो खुद ओरिजिनल लीज के अंदर लेसी है। तो यानी कि रवि को हम एक और वर्ड से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सब लेसर, या फिर अनिल को सब लेसी कह सकते हैं। तो बेसिकली है ये कि सर आप मेरे को एक चीज बताओ, हमारी कंडीशन नंबर 2 क्या है किसी भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में डालने की? कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो आपको इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो। अब गौर से सुनना मेरी बात। अनिल जी से रवि जी को इनकम तो आ रही है और ये प्रॉपर इनकम एक प्रॉपर्टी को परटेन करती है, लेकिन क्या रवि जी ओनर है इस बिल्डिंग के? नो सर, रवि इज नॉट द ओनर। वाई? बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ सबलेटिंग। सबलेटिंग में तो ओनर होता ही नहीं है। सो देयरफॉर ये जो रेंट अनिल जी को, रवि जी को आ रहा है ना अनिल जी से, ये रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए जो पर्सन है उसका ओनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्सन ओनर नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है, इसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना होगा। या फिर अगर मिस्टर रवि की बिजनेस ही ये है प्रॉपर्टीज को लीज पे लेकर के सब लीज करना, तब ये इनकी पीजीबीपी में जाएगी।
वो अब आपको केस सिनारियोज के फैक्ट्स देख करके समझना पड़ेगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये समझ में आ गया कि सब लेटिंग के ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगता है। आ जाइए आगे। अब तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? तीसरी कंडीशन बोलती है कि सिर्फ पहले दो कंडीशंस होने से काम नहीं चलेगा। पहला कंडीशन क्या था? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। दूसरा कंडीशन क्या था? असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको इसके ओनर ने यानी कि असेसी ने किसी भी पर्पस के लिए यूज किया है, बट अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं किया है। यानी कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी क्या है? बिल्डिंग है, एंड उस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है अपने बिजनेस के लिए। कई सारे लोग करते हैं, कई सारे लोग करते हैं। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं कि वो खुद अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उस ज़मीन के ऊपर एक आलीशान सुंदर सा बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग को रेंट पे नहीं लगाते, उस बिल्डिंग के अंदर ही अपना ऑफिस खोल लेते हैं। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ऐसे इंसान के लिए हाउस प्रॉपर्टी अराइज होगी? नहीं होगी। सर, जब ऑफिस मैंने अपना खोला है, तो उस ऑफिस से मैं रेंट कैसे कमाऊंगा? क्या मैं खुद से रेंट कमा सकता हूँ? इज इट पॉसिबल कि मैं अपने एक जेब से निकाल करके दूसरे जेब के अंदर रेंट डाल दूं और इसे ये बोल दूं कि मेरी इनकम हो गई है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी लॉजिक कि क्यों पीजीबीपी के लिए अगर यूज हुआ है, यानी कि बिजनेस के लिए अगर यूज हुआ है, तो क्यों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा? बिकॉज सर, अगर मैं किसी बिल्डिंग से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है वो ही तो मेरा इनकम बन जाएगा ना। और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट जो खर्चा है वो मेरे बिल्डिंग का या तो डेप्रिसिएशन या रेंट होगा। एज सिंपल एज दैट। देयर फोर रिमेंबर दिस, कि तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ही शुड यूज इट फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस प्रोफेशन। अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया तो कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर की जाएगी। इनकम जो है आपकी पीजीबीपी के अंदर कंसिडर होगी। ठीक है? तो अब देखो, द प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर एनी पर्पस, कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पस फर्क नहीं पड़ता है, बट इट शुड नॉट बी यूज बाई द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाई हिम, प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू टैक्स। इनकम अर्नड by an assessee engaged in the business of letting out of commercial properties on rent would be taxable as PGBP। वेरी लॉजिकल। किसी का काम ही है प्रॉपर्टीज को लेट आउट करना रेंट पे, तो उनके लिए जो भी इनकम आएगी वो तो डेफिनेट सी बात है कि वो पीजीबीपी के अंदर जाएगी। वहाँ आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हो कि नहीं सर, इनकम है और ये हमारी तो जो इनकम है ये तो हमारी बिजनेस से है। नो, उस केस के अंदर इट विल गो अंडर पीजीबीपी। अब ये जो है टेबल, इस टेबल के ऊपर बस ऐसे लिख दो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। कुछ कुछ चीज़ें मैंने जस्ट ऐसे ही दी है आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर मत देना, इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना। मुझे ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा, अगर सब कुछ जो बुक में थी बस उतना ही पढ़ के निकला, कुछ तो हम बियॉन्ड पढ़े, कुछ तो हमारे पास एडिशनल नॉलेज हो जो बाकियों के पास नहीं हो। हल्का सा एक एज, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बह जाएंगे, लेकिन एक हल्का सा एज रखना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। तो जस्ट ये मैंने नॉलेज के लिए दिया है, इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक बार रीड करना है, आगे बढ़ना है। ये जो है, देखो, तीन अलग अलग सिचुएशंस जस्ट मैंने दिए हैं, आपके नॉलेज के लिए दिए। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत करना, सुनना। पहला सिचुएशन क्या बोलता है? प्रॉपर्टी जो है वो ओन कौन करता है? पार्टनर। लेकिन यूज़ कौन करता है? फर्म यूज़ करता है फॉर बिजनेस। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। अब मानो मैं और आप, हम लोग दोनों मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म खोल के रखें। अब मैं एक प्रॉपर्टी ओन करता हूँ। मानो मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है मेरे पास गुजरात में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस फर्म को दे दिया कि आप अपनी ऑफिस गुजरात के अंदर मेरे बिल्डिंग में खोल लो। तो अब सुनना, बिल्डिंग किसकी? मेरी। मैं कौन? पार्टनर। यूज कौन करता है? फर्म यूज करता है। किस चीज के लिए? अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि फर्म अपनी ऑफिस खोल रहा है। अब जो इनकम आएगी मेरे हाथ में, क्योंकि फर्म मुझे देगा ना रेंट, कि सर आपका बिल्डिंग यूज किया हमने, तो रेंट देगा। क्या ये रेंट मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी होगी? आप बोलोगे सर तीन कंडीशंस थे। पहली कंडीशन,
बिल्डिंग होनी चाहिए यानी कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाँ है। दूसरी कंडीशन असेसी शुड बी ओनर, तो सर आप ओनर हो। तीसरी कंडीशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ द ओनर, तो आप बोलोगे कि सर ओनर आप हो, बिजनेस तो फर्म का हो रहा है, लेकिन दोस्त गौर से सुनना, पार्टनरशिप फर्म के केस में कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्म जो बिजनेस करती है ना, वो माना जाता है कि सारे पार्टनर्स ने मिल करके ही वो बिजनेस किया। तो इवन दो बिजनेस फर्म का है, लेकिन बिकॉज मैं उसके अंदर पार्टनर हूं, तो माना जाएगा कि फर्म ने मेरे ही बिहाफ पे बिजनेस किया है। तो यानी कि बिल्डिंग है, ओनर मैं हूं, लेकिन यूज हो गया है फर्म के इनडायरेक्टली मेरे ही बिजनेस में। सो देयर फोर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा सिचुएशन पढ़ो, प्रॉपर्टी फर्म ने यूज की अपने बिजनेस के लिए। ओन कौन करता था? ओन करती थी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है, ये पार्टनर है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी क्या होती है? यानी कि एच खुद पार्टनर नहीं बन सकती है, क्योंकि एच कोई लिविंग पर्सन नहीं है। तो एच को रिप्रेजेंट करने के लिए करता बैठा है, तो इनडायरेक्टली जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनर की है, यूज फर्म कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन फर्म की बिजनेस यानी कि पार्टनर की बिजनेस, तो अगेन नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 20। तीसरा सिचुएशन देखो, प्रॉपर्टी जो है ये बिजनेस के लिए यूज हो रही है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज जब ऑक्यूपाई करते हैं तो मतलब बिजनेस के लिए हो रही है, लेकिन असेसी के बिजनेस के लिए नहीं हो रही है, एक सिस्टर कंसर्न के बिजनेस के लिए। सिस्टर कंसर्न पता है क्या होता है? सिस्टर कंसर्न होता है कि कई बार आप देखोगे एक बड़ी सारी ग्रुप होती है, जैसे अडानी ग्रुप। अब अडानी ग्रुप के अंदर कई सारे कंपनीज हैं, तो हर कंपनी एक दूसरे के लिए एक सिस्टर कंसर्न है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके माँ बाप सेम है। अल्टीमेटली दे ऑल कम अंडर द अडानी ग्रुप। तो ऐसे में क्या ये जो इनकम आएगी, मानो मैं हूं एक कंपनी, आप हो एक और कंपनी, हम लोग दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, मैंने जो प्रॉपर्टी दी वो आपको दी है, अब आप उसे अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो, आपके एम्प्लॉयज उस प्रॉपर्टी में बैठते हैं, मेरे एम्प्लॉयज तो नहीं है ना। इवन दो हम लोग सेम ग्रुप का पार्ट है, लेकिन आपकी बिजनेस सेपरेट है, मेरी बिजनेस सेपरेट है, तो मेरे बिजनेस में यूज नहीं हुआ। प्रॉपर्टी है, हाँ है, ओनर हूं मैं, हाँ हूं मैं, मेरे बिजनेस के लिए यूज हुआ नहीं, मेरे बिजनेस के लिए नहीं हुआ, सिस्टर कंसर्न के बिजनेस के लिए हुआ। तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा। ठीक है, अब कुछ टिपिकल सिचुएशंस होते हैं, पहले सिचुएशन को हम लोग पार्क कर देंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसको अभी आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट में आओ, डिस्प्यूटेड ओनरशिप पहले पढ़ेंगे, फिर इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। अगर टाइटल ऑफ द ओनरशिप इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट, then the decision as to who will be the owner will be of the income tax department till the court gives its decision to the suit filed in respect of such property। दो भाई है, मानो गौरव और सौरभ, दो भाई है, इन दोनों भाई के पास एक बिल्डिंग थी, इनके पापा की बिल्डिंग थी, पापा के डेथ के बाद अब इन दोनों भाई के अंदर झगड़ा चल रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर हक किसका होगा। ये जो है इसे ही हम बोलते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब कोई झगड़ा। ये डिस्प्यूट पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट में इन लोग दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस डाल दिया। गौरव बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, सौरभ झूठ बोल रहा है, और सौरभ बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, गौरव झूठ बोल रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है किसी और को, और हर महीने एक अच्छी खासी रेंटल इनकम आ रही है, मानो हर महीने 10 लाख रुपए का रेंट आता है। अब ये जो इनकम आ रही है या तो गौरव की है या सौरभ की है, इतना तो पक्का है। किसकी है ये नहीं पता, लेकिन है इन्हीं दोनों में से किसी एक की, और टैक्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे केस में बोला गया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है कि मालिक कौन है, किसे हम लोग मानेंगे मालिक, तो बोला गया जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है कि इसका ओनर कौन है, ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, बोला तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसे सिलेक्ट करना चाहे उसे ओनर मान के उसके हाथ में टैक्स कर देगी। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चॉइस है, वो केस का फैक्ट्स देखेंगे, उन्हें लगता है गौरव का केस में ज़्यादा दम है, तो वो गौरव को इनकम मान के, ओनर मान करके
इनकम उसके ऊपर टैक्स कर देंगी। अब मानो 4 साल बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया और वो ओनर गौरव ही निकले, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सही ही किया था। मानो ओनर सौरभ निकले तो कोई बात नहीं है, गौरव के जितने सालों की इनकम हमने ऐड कर दी थी उतने सालों की इनकम रिकम्प्यूट कर देंगे और सौरभ के इनकम्स के अंदर उतने साल के इनकम्स ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट सुनना। एक चीज बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स होगी, अगर ये 3 कंडीशन मीट हो जाए तो सही बात है। बट क्वेश्चन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए? क्या इंडिया में ही होनी चाहिए या इंडिया के बाहर भी होगी तो भी चलेगा? एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पता है कि विराट कोहली जो है उनके पास लंदन में एक घर है, करेक्ट? हमें सबको पता है। मानिए विराट कोहली 6 महीने के लिए इंडिया आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इंडिया में 3 महीने आईपीएल खेलेंगे, बाकी के 3 महीने उन्हें कोई और सीरीज खेलना है, कुछ भी खेलना है, तो वो 6 महीने के लिए इंडिया आ रहे हैं। अब जब वो 6 महीने के लिए इंडिया आ रहे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस 6 मंथ्स के लिए मैं अपने लंदन वाले अपार्टमेंट को रेंट पर लगा दूं। लगा ही सकते हैं, उनका बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब हमेशा पूरी बिल्डिंग मत समझना, आपका एक फ्लोर भी होगा वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट है। आपके पास एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट है। अब उन्होंने उसको रेंट पे लगा दिया। क्या ये जो रेंटल इनकम विराट कोहली के हाथ में आई, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी? नंबर 1, सर पहला कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, तो हाँ सर है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही अपार्टमेंट है ना। दूसरा, असेसी जो है वो ओनर होना चाहिए, तो विराट कोहली ओनर है उस लंदन वाले बिल्डिंग के। तीसरा, वो जो बिल्डिंग है वो ओनर के बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, तो विराट कोहली के बिजनेस में थोड़ी आता है हायरिंग पे देना। नहीं, विराट कोहली तो भाई क्रिकेटर है, उनका तो कोई बिजनेस ही नहीं है प्रॉपर्टी को हायर पे देना, वो तो बस 6 महीने के लिए लेके आए हैं, 6 महीने बाद वापस ले लेंगे। तो तीनों कंडीशंस मीट हो गई, बट एक ही चैलेंज है, सर ये जो प्रॉपर्टी है ये आउटसाइड इंडिया है, लंदन में, तो क्या इसकी इनकम हमारे हाथ में इंडिया में टैक्स होगी? आंसर इज यस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी कहाँ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि रेंट किसे मिल रहा है। गौर से सुनना, प्रॉपर्टी कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जिसे मिल रहा है वो कौन है। इनकम टैक्स के अंदर 2 टाइप के असेसीज होते हैं। कोई भी पर्सन जो होता है वो हमेशा 2 टाइप का ही होता है। एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में रहता है। नॉन रेसिडेंट वो होता है जो इंडिया में नहीं रहता है। रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर हम लोग 3 क्लास डिटेल्स में सेट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो अभी आप उस डेप्थ में मत जाओ कि कब रेसिडेंट बनते हैं कब नॉन रेसिडेंट बनते हैं, उसे छोड़ दो। अब जो रेसिडेंट होता है ना, उसके केस में इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होता है। प्रॉपर्टी इंडिया में है इंडिया के बाहर है फर्क नहीं पड़ता है, रेंट अगर रेसिडेंट को मिल रहा है टैक्स होगा, होगा, एकदम कार्डिनल रूल है। लेकिन नॉन रेसिडेंट को अगर मिल रहा है तो आप सावधान हो जाइए। नॉन रेसिडेंट को अगर मिलेगा तो आपको समझना ये है कि ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ये इंडिया में रिसीव होगा, वरना टैक्स नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेंट आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, जिस बिल्डिंग पे रेंट कमा रहे हैं वो भी आउटसाइड इंडिया है, वो रेंट भी उनको आउटसाइड इंडिया मिल रहा है। क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको बोल सकती है कि लाइए टैक्स दीजिए? नहीं बोल सकती है। लेकिन यही मानो कि डोनाल्ड ट्रंप को जो रेंट मिल रहा है वो इंडिया में मिल रहा है, मुंबई के अंदर मिल रहा है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उनको कोई अरेंजमेंट ऐसा है कि रेंट उनके इंडिया के बैंक अकाउंट में आ रहा है, तब इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ले लेगी। क्यों? क्योंकि आपको रेंट रिसीव इंडिया में हुआ है। तो नॉन रेजिडेंट में हमेशा देखना रेंट रिसीव कहाँ हुआ है, रेजिडेंट में तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा ही होगा। अब आ जाओ कॉम्पोजिट रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
एकदम इत्मीनान से सुनना, शांत दिमाग से एकदम सुनना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसके अंदर दो चीजें समा गई है, दो या दो से ज्यादा। समथिंग दैट इज एन अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, कॉम्पोजिट। अब सुनना, कई बार क्या, मेजॉरिटी टाइम ऐसा ही होता है कि हम रेंट पे किसी एक चीज को नहीं लेते हैं, मल्टीपल चीजों को एक संग लेते हैं रेंट पे। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मेरा जो सेंटर है ये मैंने रेंट पे लिया है, करेक्ट? बट क्या मैंने सिर्फ एक कमरा रेंट पे लिया है? नो, मैंने इस पूरे सेंटर के संग संग में बेंचेस रेंट पे लिए हैं, एक टीवी है उसे रेंट पे लिया है, एसीज को रेंट पे लिया है, वाइट बोर्ड रेंट पे लिया है, एक टेबल है वो भी रेंट पे लिया है, पीछे एक ग्रीन स्क्रीन है वो भी रेंट पे लिया है। तो यानी कि जो मैं अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा हूं, वो सिर्फ मेरे सेंटर का स्पेस यूज करने के लिए नहीं पे कर रहा हूं। उस लैंडलॉर्ड ने ही मेरे को इतने सारे बेंचेस दिए, उस लैंडलॉर्ड ने ही मेरे को एक टीवी भी दी, उस लैंडलॉर्ड ने मेरे को एसी दिया, व्हाइट बोर्ड दिया, ग्रीन स्क्रीन दिया, टेबल दिया, चेयर दिया। ये रेंट सब चीजों का है। तो क्या ये रेंट सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का है? नहीं नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो सर सिर्फ ये चार दीवारें हैं, मगर फर्नीचर, टीवी, एसी, दे आर नॉट हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो मैंने रेंट दिया वो एक कॉम्पोजिट रेंट दिया, यानी कि एक सिंगल रेंट, लेकिन उस रेंट के अंदर कई सारी चीजें मैंने एक संग में ले ली। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करूं या किसी और हेड में टैक्स करूं, वो इंपॉर्टेंट है। सुनना, पढ़ते हैं, देखो। द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी may sometimes receive rent in respect of building as well as को अंडरलाइन करो, मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग के संग संग किसी और भी चीज की तरफ रेंट कमा रहे हैं। क्या क्या? अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, जैसे मेरे क्लास के अंदर जो बेंचेस है ये फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी, ये जो टीवी और ये जो एसी है ये प्लांट एंड मशीनरी में आएगी। जो पीछे व्हाइट बोर्ड है ये फर्नीचर में आएगा, जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है ये फर्नीचर में आएगा, ये टेबल ये फर्नीचर में आएगा। तो मैंने भी कॉम्पोजिट रेंट पे किया है। अच्छा, कॉम्पोजिट रेंट क्या सिर्फ बिल्डिंग प्लस अदर असेट्स होता है? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मानो मैंने जिनसे बिल्डिंग लिया है वो मुझे कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे मैंने रेंट पे लिया है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हर दिन मॉर्निंग 8 o'clock पूरे सेंटर की सफाई होती है, यानी कि क्लीनिंग सर्विसेज मिल रही है मुझे। फिर लिफ्ट सर्विसेज मिल रही है, सेंटर के अंदर लिफ्ट अगर चलेगी तो उस लिफ्ट को भी इंक्लूड किया गया है। फिर उसके अलावा वाटर सर्विसेज है, एक पर्सन आता है वो प्योरीफायर से वाटर भर के बाहर रखता है। तो ऐसे करके मैंने कई सारी एंसिलरी सर्विसेज भी इसी रेंट के अंदर इंक्लूड कर ली। वाईफाई की सर्विस वो हमें देते, क्योंकि वाईफाई मैं अलग से नहीं लगा के रखा हूँ, कॉमन वाईफाई है जो लैंडलॉर्ड ने मेरे को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे गौर से सुनो, आई हैव पेड रेंट नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल स्पेस, आई हैव पेड रेंट फॉर अदर assets as well as for services which are included within this entire rent. So this is a composite rent. Services like lift, security, power backup, this is known as a composite rent. अब composite rent में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा समझाता हूँ। देखो, दो अलग अलग सिचुएशंस लेते हैं। पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन ये बोलता है कि जो आपका रेंट है ना वो बिल्डिंग प्लस अलग अलग सर्विसेज का रेंट है, ठीक है? अभी याद रखना अदर असेट्स नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग प्लस सर्विसेज। यहाँ पे अदर असेट्स नहीं है, सिर्फ मानो बिल्डिंग है और सर्विसेज है। तब क्या होगा तो सुनना, तब बोलता है आपको रेंट को बाइफरकेट करना होगा, डिवाइड करना होगा, किसमें? कि कितना पोर्शन बिल्डिंग के लिए है, कितना पोर्शन अदर सर्विसेज के लिए है। मैंडेटरी है ये करना। आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैंडलॉर्ड ने मेरे को नहीं दिया, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब लैंडलॉर्ड ने अगर नहीं एस्टिमेट किया है तो लैंडलॉर्ड को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना सिर्फ बिल्डिंग के लिए होगा और कितना अदर सर्विसेज के लिए होगा, लेकिन डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज जितना पोर्शन बिल्डिंग के लिए है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जितना पोर्शन अदर सर्विसेज के लिए है वो या तो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द केस। देखो मैं बताता हूँ, बोलता है जो सम आपके प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, जो सर्विसेज को बिलोंग करता है वो पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्स होगा, एज द केस में भी। अब सुनना, सिचुएशन टू। सिचुएशन टू ये बोलता है कि यहाँ पे आप बिल्डिंग प्लस अदर असेट्स ले रहे हो। अगर आप बिल्डिंग प्लस अदर असेट्स ले रहे हो तब बाइफरकेशन करना मैंडेटरी नहीं है, तब हमें और थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या डेप्थ में जाना पड़ेगा दोस्त, बताता हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों लेटिंग्स सेपरेबल है या इनसेपरेबल है। मतलब क्या हुआ, ये सेंटर है मेरा, जो लैंडलॉर्ड है, मैं अगर उन्हें बोलूं कि नहीं नहीं मुझे बेंच वगैरह नहीं चाहिए, आप बेंच हटाओ, मुझे टीवी नहीं चाहिए, आप टीवी हटाओ, मुझे एसी नहीं चाहिए, आप एसी हटाओ, मुझे वाइट बोर्ड नहीं चाहिए, आप वाइट बोर्ड हटाओ, मुझे ग्रीन स्क्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन स्क्रीन हटाओ, मुझे टेबल नहीं चाहिए, टेबल हटाओ, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए, क्या वो मुझे देंगे? वो बोलेंगे तब आप कहीं और देख लो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस चीज को माइंड में रख के बनाई गई है कि यहाँ पे कोई टीचर क्लास ले सकता है, ये क्लासरूम है। तो रेंट पे देने वाला देगा तो सारी चीजें मिला के देगा, वरना रेंट पे नहीं देगा। तो यानी कि ये इनसेपरेबल है। ऑल्टरनेट केस ले लो, मानो लैंडलॉर्ड देने के लिए रेडी है, लेकिन मैं ये बोलूं कि अरे बॉस मेरे को चाहिए तो पूरा पूरा सेटअप चाहिए, वरना नहीं चाहिए। मेरे को, अगर मेरे को एक लैंडलॉर्ड मिल गया जो ये बोलता है कि सर आप एक काम करो ना, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, आप उसको अपने सेंटर में बना लो, मैं बोलूँगा नहीं मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, मेरे को बना बनाया सेंटर चाहिए। तो यानी कि फॉर मी, अगर मैं लूंगा तो बिल्डिंग प्लस अदर असेट्स दोनों संग में लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लेटिंग्स इनसेपरेबल है। जहां इनको इनसेपरेबल मान लिया वहां पर दोस्त हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स ही नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल है ना। यहां पर लैंडलॉर्ड का ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं है, क्लासरूम से रेंट कमाना है। यानी कि ये जो लैंडलॉर्ड है ये एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल में है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ रेंट कमाना होता तो वो इनसेपरेबल करके नहीं बेचता, वो किसी को भी दे देता। लेकिन वो जो दे रहा है वो बिल्डिंग प्लस अदर असेट्स दे रहा है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। हाउस प्रॉपर्टी के संग संग अदर असेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहां पे पता है क्या होगा, पीजीबीपी में जाएगा अगर उसका बिजनेस मॉडल ही ये है, लेंट इस टाइप के असेट्स को देना, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा अगर उसका बिजनेस मॉडल ये नहीं है। आप बोलोगे सर आपका एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल दूं, मैं बताता हूं। एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको दूं, होटल्स, पेइंग गेस्ट्स, धर्मशालास। ये लोग क्या करते हैं दोस्त, आप किसी होटल में जाओगे तो अल्टीमेटली होटल आपसे रेंट ही कमा रहा है। आप 2 रात रुकोगे, 3 रात रुकोगे, तो आपने 2 रात का रेंट दिया वहां पे। अच्छा, होटल क्या है, बिल्डिंग है, करेक्ट। तो पहला कंडीशन मीट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है सर होटल का मालिक को पैसा दे रहा हूं तो ओनर है वो। तीसरा कंडीशन नहीं मीट होता है होटल में, वो ये बोलता है कि आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन होटल वाले का तो बिजनेस है होटल चलाना, तो इसलिए होटल्स तो आपके बाहर हो गए। मान के चलिए, मान के चलिए कि अगर होटल्स के अंदर ये कंडीशंस फुलफिल हो भी जाते, ऐसे हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हो भी जाते तब भी मैं आपको बताऊं, होटल्स के अंदर जो रेंटल इनकम आ रहा है जिसे हम टैरिफ चार्ज बोलते हैं, रूम का टैरिफ चार्ज, वो तब भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता। बिकॉज आप एक चीज समझो, होटल इज नॉट जस्ट सेलिंग फिजिकल स्पेस ऑन रेंट, होटल इज नॉट जस्ट गिविंग फिजिकल स्पेस ऑन रेंट, इट इज गिविंग एंसिलरी एसेट्स एज वेल। उधर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फर्नीचर। हम होटल सेलेक्ट करते तो क्या सिर्फ रूम का साइज देखते हैं, नहीं, हम ये देखते हैं बेड की क्वालिटी कैसी है, कमरे के अंदर फर्नीचर कैसा करवाया हुआ है, पेंट कैसा करवाया हुआ है, टीवी है या नहीं है, एयर कंडीशनिंग है या नहीं है, वॉशरूम कितना क्लीन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट इज नॉट जस्ट प्लेन वनीला पुटिंग हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, इट इज हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर असेट्स टुगेदर। तो इसलिए होटल्स
धर्मशाला या पीजी, जब आप देखोगे कोई पीजी ऐसा होता है जो ये बोलता है कि हम एसी लगा करके आपको देंगे, फ्रिज देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, संग में बेड देंगे, सारी चीज़ें मिला के वो अगर एक फीस बोलते हैं, तो यानी कि इट इज़ अ कंबाइंड पैकेज। उस केस में उसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालते हैं, उस केस में हम उसको डालते हैं पीजीबीपी या आईएफओएस के अंदर। मानो जो पीजी का ओनर है उसके कई सारे ऐसे पीजीज चलते हैं, तो उसके लिए पीजी का बिजनेस ही बिजनेस है, तो वहां पर उसके लिए पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस प्राइमरी कुछ और है एंड साइड में उसके पास एक बिल्डिंग था जिसे उसने पीजी में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब दूसरे केस में आओ कि मानो आपकी लेटिंग्स सेपरेबल है। सेपरेबल का एग्जांपल दूं, पीजी वाला एग्जांपल ले लो। मैं एक पीजी में गया, मैंने बोला नहीं मेरे को सिर्फ रहने के लिए कमरा चाहिए, मेरे को इतना तामझाम नहीं चाहिए, कपड़े मैं धोबी घाट पे धो लूंगा, एसी मैं यूज़ नहीं करता, फ्रिज की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बाहर खाऊंगा, और बेड मुझे चाहिए नहीं, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा। मैंने बोला आप मेरे को ये सारी चीज़ें हटाओ, मेरे को सिंपल सा ये बताओ सिर्फ कमरा लूँ तो क्या रेंट है। अगर अब मैं जो जो चीजें ऐड करना चाहूं वो ऐड करूंगा, मैं बोलूंगा कि सुनो एसी हटा दो, फ्रिज हटा दो, वॉशिंग मशीन हटा दो, हाँ बेड रहने दो, बेड के लिए 500 रुपए महीने एक्स्ट्रा दूंगा, तो अब क्या हो गया, कमरा सेपरेट हो गया, बेड सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं चाहूं तो उस 500 रुपए को हटा के बेड हटा करके सिर्फ कमरे का भाड़ा कर लूं, मैं चाहूं तो 200 रुपए और दे करके कोई और असेट ले लूं उस कमरे के अंदर। तो जहां चीजें सेपरेट हो जाती है वहां कमरे का जो टैरिफ है, कमरे का जो रेंट है, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो बाकी असेट्स का रेंट है वो पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा। सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हो, सिनेमा हॉल भी तो दोस्त किसी की बिजनेस होगी, किसी की बिल्डिंग होगी। अब एक चीज मेरे को बताओ, मानो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक थिएटर बना दिया, और अब मैं आइनॉक्स को बोलता हूं कि मैं आपको पूरा का पूरा थिएटर लीज पे दे रहा हूं। आइनॉक्स तो खुशी से लेगा, क्योंकि आइनॉक्स को तो अपने थिएटर्स बढ़ाने हैं। अब सुनना, आइनॉक्स मुझे रेंट पे करता है, क्योंकि वो मेरे सिनेमा थिएटर में मूवी चलाता है, तो वो मुझे रेंट पे करता है। अब ये रेंट जो मिल रही है मेरे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी या किस हेड में जाएगी, तो सुनना। क्या ये बिल्डिंग है? बिल्कुल है, सिनेमा थिएटर तो बिल्डिंग ही है, जमीन के ऊपर मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उसी को थिएटर में कन्वर्ट किया। क्या मैं ओनर हूँ? यस मैं ओनर हूँ। क्या ये जो असेट है ये मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं फिल्म दिखाने के बिजनेस में नहीं हूँ, मैंने तो बस थिएटर बना करके दे दिया, फिल्म तो आइनॉक्स दिखा रही है, और आइनॉक्स तो और मैं सेम पर्सन नहीं है। मेरा काम फिल्म दिखाना नहीं है, मैं तो बस थिएटर बना के बेच देता हूँ, रेंट पे लगा देता हूँ। तो मेरी तो तीनों कंडीशन मीट हो गई हाउस प्रॉपर्टी वाली। लेकिन तब भी मैं आपको बताऊं, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने बेचा सिर्फ बिल्डिंग बेची, क्या रेंट पे बेचा नहीं, रेंट पे दिया, क्या सिर्फ बिल्डिंग दी? नो, मैंने जो रेंट पर दिया वो बिल्डिंग के संग संग में स्पेशल असेट्स दिए। कैसे असेट्स दिए? प्रोजेक्टर का स्क्रीन दिया, बड़ा स्क्रीन आईमैक्स वाला जिसके ऊपर मूवी चलेगा। मैंने स्पेशल सीट्स दी, अरे भाई मूवी क्या आप जमीन पे बैठ के देखोगे? नहीं, वैसे स्पेशल सीट्स मैंने बनवाए रिक्लाइनर वाले। फिर मैंने साउंड प्रूफिंग कराई, ताकि अंदर आवाज़ कितना भी तेज़ हो बाहर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने एलिवेटर्स लगाए, मैंने टिकट काउंटर्स बनवाए। तो ये जो रेंट है ये इनसेपरेबल है। क्यों इनसेपरेबल है? कल को कोई और आकर के मेरे को बोलेगी मुझे नीलेश जी आपकी सिर्फ बिल्डिंग चाहिए, मुझे ये सारे असेट्स नहीं चाहिए, आप हटा दो इन्हें, सिर्फ बिल्डिंग दे दो, क्या मैं दे पाऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं, लेना है तो सारे असेट्स के संग ले, वरना निकल, मैं नहीं देता तुझे। मैं पीवीआर से बात करूंगा, पीवीआर नहीं लेगा तो फिर मैं आईमैक्स से बात करूंगा, किसी भी और मूवी वाले से बात करूंगा, लेकिन मूवी वाले को छोड़ के किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए इनसेपरेबल है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर? अब सुनना, चेन्नई प्रॉपर्टीज बोल करके एक फेमस केस लॉ था, ठीक है? ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि चेन्नई प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इसे बोलते हैं असेसी का नाम। इस असेसी का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस असेसी के केस में ये बोला था कि अगर इनकम है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट प्रॉपर्टीज फॉर रेंटल इनकम, तो उसे पीजीबीपी में टैक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई इंसान का बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को रेंट पे देना।
वो डे इन डे आउट यही कर रहा है। मानो डीएलएफ, डीएलएफ का आपने नाम सुना है। डीएलएफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बनाती है और उन्हें रेंट पे दे देती है। तो डीएलएफ का तो दोस्त बिजनेस ही है, उसे हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी डालेंगे, उसे पीजीबीपी में डालेंगे। लेकिन यहीं पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, 2025 के अंदर इसे सब सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। सेक्शन 26 का सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि ठीक है, मान लिया आपका बिजनेस है प्रॉपर्टीज को लेट आउट करना, फेयर एनफ, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल नेचर की है, तब भले ही आपका बिजनेस होगा उसे रेट आउट करना, लेकिन इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्ज करेंगे। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, गौर से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये है डीएलएफ। डीएलएफ कौन है? एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इनका काम क्या है? इनका काम है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना। अब ये बिल्डिंग्स बना करके जनरली फ्लैट्स बेच देते हैं। लेकिन हो सकता है इन्होंने एक मॉडल बनाया कि नहीं, अब हम बिल्डिंग्स बना करके सारे फ्लैट्स बेचेंगे नहीं, कुछ फ्लैट्स रख लेंगे और उन्हें रेंट पे डाल देंगे, लीज आउट कर देंगे और रेंटल इनकम कमाएंगे। तो अब इन्होंने दो बिल्डिंग्स बनाई, एक है रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक है मॉल। ठीक है, अब सुनना, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है इसके अंदर जो यूनिट्स हैं जिसे ये रेंट पे दे रहे हैं, जिसे हम अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बोलते हैं, ये सारे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो रेंट तो इधर से भी आ रहा है, और मॉल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, अलग अलग शोरूम्स है, इसे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो रेंट तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और दोनों ही मेरे बिजनेस का ही है, क्योंकि डीएलएफ का तो काम ही है अलग अलग टाइप्स के बिल्डिंग्स बनाना, ऑफिस स्पेस बनाना, रेसिडेंशियल स्पेस बनाना, कमर्शियल स्पेस बनाना, शोरूम्स बनाना, उनका तो यही काम है। तो दोनों ही बिजनेस है। लेकिन 26 का सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि ये जो है, बिकॉज आपने रेसिडेंशियल यूनिट्स को लीज पे लगाया है, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंडेटरीली चार्ज होगा, इवन दो आपका बिजनेस है लेट आउट करना। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये 26(4) अप्लाई नहीं करता है। यानी कि यहाँ से जो रेंट आया ये अब भी पीजीबीपी में ही टैक्स होगा, लेकिन ये जो आया दोस्त, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा। आओ, अब आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं। लास्ट के 1 घंटे बचे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर जाएंगे। बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं उसको समझने में हम लोग थोड़ा सा जाते हैं। आ जाओ, देखो, बोला जा रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपका फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी। सब कुछ समझाऊंगा कि एक एक चीज़ का मीनिंग क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, और कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे हुए हैं उन्हें माइनस करेंगे तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसे ही हम लिखते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अब कुछ डिडक्शंस हमें मिलते हैं सेक्शन 22 में। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है @30% ऑफ NAV का, और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और जो बच गया यही होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक लाइन आइटम के ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, और हमारा टॉपिक खत्म। आ जाओ, देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था दोस्त? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में जानना। तो आओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है इसे थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके लिए वापस 5 स्टेप्स आ गए। पहला क्या है? पहला है पता करिए रीजनेबल रेंट क्या है। दूसरा, पता करिए रेंट एक्चुअली रिसीव्ड क्या है। तीसरा, जो भी हायर है वो पता करो। चौथा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करिए। अब जो आया ये आपका जीएवी है। आप बोलोगे सब कुछ हमारे दिमाग से ऊपर से जा रहा है, टेंशन मत लो, सब कुछ को आपके दिमाग में मैं बिठाऊंगा। सुनना, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं अब।
अभी के लिए भूल जाओ कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, एकदम भूल जाओ। कॉमन सेंस को एक्टिवेट कर दीजिए, अपने माइंड को एकदम फ्री कर दो, कॉमन सेंस को एकदम एक्टिवेट कर दो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब देना अपने आप को। मानिए आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर ही आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, और यही लोग इनकम टैक्स लॉ को बनाते हैं। अब मानो आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई इनकम टैक्स लॉ के हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को बनाने की, और आपको बोला गया कि आप हमें एक लॉ दो जिससे कि हम लोगों के हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को टैक्स कर सके। आप एकदम एक पेपर पेन लेकर के बैठ गए, बोले मैं अब लॉ बनाना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। आप क्या सोचोगे? 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से सोचना कि लॉ बनाएंगे कैसे। कुछ भी मत पढ़ना, हम स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोचो कि लॉ मेकर्स ने कैसे बनाया। 2 मिनट 5 मिनट सोचो वीडियो पॉज करके। देखो, लॉ मेकर्स ने यह सोचा कि हाँ, लोगों के पास जो रेंट आया उससे हम बोलेंगे कि आप अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिस्क्लोज कर दो, करेक्ट। तो इन्होंने बोला कि लॉ एकदम सिंपल रखेंगे, जिसे जो भी रेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि रेंट तो हमारी इनकम है ना, तो इनकम टैक्स में तो इनकम के ऊपर ही टैक्स लेते हैं, तो हो गया ना, जितनी इनकम आई उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो बोला गया जो भी रेंट मिलेगा इसे हम इनकम मान लेंगे। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ऑनेस्टी तो है ही नहीं। अब लोग क्या करेंगे? लॉ अगर ये बोलेगा कि आपको जितनी रेंट मिली उसे हम इनकम मानेंगे, लोग अपना इनकम बताएंगे ही नहीं कि हमें रेंट कितनी मिली। पता कैसे चलेगा? आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट में आएगा तो पता चल जाएगा ना। मैंने अगर कैश में ले लिया रेंट तो फिर तो पता ही नहीं चला। लाखों का रेंट अगर कैश में ले लिया जाए तो गवर्नमेंट के नजर से तो छूट गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार रेंट रिसीव्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन लॉ के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि लोग तो कैश में ले लेंगे रेंट। बैंक में दिखाएंगे 10,000 रुपए महीने आए, कैश में ले लेंगे 10 लाख रुपए महीने, बाकी के 9,90,000 कैश में ले लेंगे। तो बोला इससे तो बात बनने से रही। तो बोला ठीक है इसे रखिए, लेकिन कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए, कुछ तो सोचिए और। तो एक स्मार्ट इंसान ने बोला कि सर ऐसा करते हैं ना, उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल रेंट असेसी हमें बता देगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी की रेंट कमाने की कैपेबिलिटी क्या है वो अगर हम पता कर ले तो बात बन जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला नहीं नहीं, समझ नहीं आया, ढंग से समझाओ। रेंट की कैपेबिलिटी मतलब? बोला सुनिए, एक होता है एक्चुअल रेंट, ये तो चलो असेसी के हाथ में है, बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक होती है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपसे अगर मैं पूछूं कि इंडिया के अंदर आपको घर खरीदना है, आप मेरे को बताओ मुंबई में घर सस्ता मिलेगा या फिर पटना में घर सस्ता मिलेगा? या रुको, मुंबई पटना भी हटाओ, मुंबई में घर सस्ता मिलेगा या फिर झारखंड के एक गांव में घर सस्ता मिलेगा? आप बोलोगे सर मुंबई के अंदर महंगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर मुंबई महंगा शहर है, झारखंड का एक गांव, वहां पे रियल एस्टेट का प्राइस इतना हाई नहीं होगा, लेकिन मुंबई में रियल एस्टेट का प्राइस हाई है। तो यानी कि हमने कैसे ये एस्टिमेट निकाल लिया? हमने ये एस्टिमेट इसलिए निकाल लिया बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इन मुंबई is higher than the expected value of a property in a village। तो वैसे ही और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट निकाल सकती है कि एक प्रॉपर्टी का सही दाम होना क्या चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा,
कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टिल हम 90% प्लस माइनस तो नहीं होंगे ना। रेंट एक्चुअली रिसीव्ड के अंदर तो मानो किसी को 10 लाख रुपए महीने का रेंट मिल रहा होगा, लेकिन उसने बोला होगा बस मेरे को 1 लाख ही बैंक में ट्रांसफर करना, बाकी 9 लाख कैश में देना। तो यहाँ तो दोस्त 90% हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया, हमें पता ही नहीं चला कि उसने 90% एक्स्ट्रा ले लिया। उसने तो टैक्स में सिर्फ इतना ही इनकम दिखाया। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर गवर्नमेंट अगर अपना दिमाग लगाएगी तो ज़रूर कोई और तरीके से पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का तो इतना हाई रेंट होना चाहिए, ये इंसान झूठ बोल रहा है जो बोलता है कि इसने सिर्फ 1 लाख रुपए महीने में दे दिया। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे आप सोचो। सोचो, सबसे बड़ा फैक्टर बोला गया, दो चीज़ें होंगी, सुनना। सबसे पहला बोला गया म्यूनिसिपल वैल्यू। ये म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? आप में से जो लोग कोलकाता के हो, आपने सुना होगा के एम सी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। किसी भी शहर का या किसी भी एक एरिया का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। उसका काम क्या है? उसका काम है शहर को अच्छे तरीके से चलाना। जैसे केएमसी क्या क्या करता है? केएमसी ये मेक श्योर करता है कि रास्ते साफ रहे, गार्बेज उठाता है, रास्तों का डेवलपमेंट वर्क केएमसी देखता है, सीवेज का डेवलपमेंट वर्क केएमसी देखता है, बिल्डिंग्स, पुराने बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनका मरम्मत करवाना, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफ रखना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो केएमसी के पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं कि किस एरिया में प्रॉपर्टी का क्या प्राइस चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज अगर कोलकाता के अंदर बिल्डिंग बनाने जाओगे या किसी भी शहर में बिल्डिंग बनाने जाओगे, तो आपको पता है आपको उस शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? म्यूनिसिपैलिटी टैक्स। ये म्यूनिसिपैलिटी टैक्स क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी आपके लिए कितना कुछ कर रही है। आपके बिल्डिंग के नीचे के रास्ते को साफ करवा रही है, रास्ते बनवा रही है, ट्रैफिक पुलिसमैन पकड़ा रही है हर एरिया में ताकि उस एरिया के अंदर ट्रैफिक सही तरीके से चल सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बदले में आप टैक्स पे करो। अब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी बिल्डिंग के म्यूनिसिपल वैल्यू पे डिपेंड करता है। जितनी महंगी वो बिल्डिंग होगी, जितनी बड़ी वो बिल्डिंग होगी, उतना हाई उसका म्यूनिसिपल वैल्यू होगा। तो लोगों ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, लॉ मेकर्स ने बोला कि म्यूनिसिपल वैल्यू अगर हमें किसी प्रॉपर्टी का पता हो तो हम जान जाएंगे कि ये इंसान जो बोल रहा है कि इसने इतने रुपए रेंट में कमाए, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मानो मैं आज अगर गवर्नमेंट को बोलूँ कि हाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे मैं सिर्फ 10,000 रुपये महीने रेंट कमाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अरे इस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू ही है ₹1 लाख पर मंथ, तो गवर्नमेंट साफ समझ जाएगी कि अब नीलेश झूठ बोल रहा है। जिस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू इतनी हाई है, उस प्रॉपर्टी के लिए ये सिर्फ 10,000 रुपये महीने चार्ज कर रहे, दाल में कुछ काला है। लेकिन मैंने पलट के जवाब दिया कि नहीं सर, दाल में कुछ काला नहीं है, मेरे बिल्डिंग के अंदर रेंट कम लगती है। क्यों कम लगती है सर? मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बिल्डिंग म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है, एक बड़े एरिया का होता है, ठीक है। जैसे मुंबई के अंदर पूरे वर्ली का एक म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा, दिल्ली के अंदर पूरे लक्ष्मी नगर का एक म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा, चेन्नई के अंदर पूरा का पूरा आपका मानो मरीन ड्राइव के पास में एक म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा। वैसे ही कोलकाता के अंदर मानो पूरे बड़ा बाजार का एक म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर मेरी बिल्डिंग स्पेसिफिकली जिस गली में है ना, उस गली के अंदर वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस गली के अंदर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, उस गली के अंदर सारे पुराने बिल्डिंग्स है, उस गली के अंदर ट्रैफिक एकदम मिसमैनेज्ड है। इसलिए हमारी जो गली है ना, इस गली के सारे ही बिल्डिंग्स की रेंट जो है वो कम ही है, क्योंकि ये एरिया ही खराब है। तो इसे बोलते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है कि आप अगर 10,000 रुपए महीने ले रहे हो तो आपके पास वाले पड़ोसी कितना रेंट चार्ज कर रहे हैं। अगर वो लोग भी कम ही चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि सच में उस एरिया के अंदर कोई रीजन होगा जिसके कारण कम है। उल्टा भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू हो सकती है 1 लाख हो, लेकिन फेयर रेंट हो सकती है 2 लाख हो। ऐसा क्यों होगा? मानो मेरे एरिया के अंदर शाहरुख खान ने एक घर खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली आसपास के सारे बिल्डिंग्स के रेट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सबको यह है कि भाई उन्हें भी शाहरुख खान का पड़ोसी बनना है।
शाहरुख खान साल में 3 से 4 बार आएंगे केकेआर का मैच देखने के लिए, उस फ्लैट में रुकेंगे। सो दे वांट टू एंजॉय द फीलिंग दैट दे आर नेबर्स ऑफ शाहरुख खान। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अकेला म्यूनिसिपल वैल्यू कंट्रोल नहीं करता है, फेयर रेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। फेयर रेंट ये बोलता है कि बाकी लोग क्या ले रहे हैं वो एक अच्छा एस्टिमेट है। उसके बाद गवर्नमेंट खुद एक निकालती है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है दोस्त, समझना। इंडिया के अंदर आज भी बहुत बड़ा शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। अब जो इनके पास अपना घर नहीं है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है अपना खुद का घर बना करके उसमें रहने की, तो ऐसे लोगों के लिए घर ये क्या करते हैं, भाड़े पे लेते हैं। इनके पास अपना घर बनाने के पैसे नहीं है तो ये रेंट के घर में रहते हैं। अब अक्सर ये लोग एक ऐसे पार्ट ऑफ द सोसाइटी से आते हैं जहां पर इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। ऐसे में इन लोगों के लिए गवर्नमेंट एक रेंट कंट्रोल एक्ट लेके आई कि लैंडलॉर्ड जो है वो मन माना मन चाहा रेंट ना ले सके। इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट हर एरिया का मैक्सिमम रेंट कैप कर देती है कि इस एरिया के अंदर कोई भी लैंडलॉर्ड, मानो मानो कोलकाता के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये बोलता है कि गिरीश पार्क एरिया के अंदर कोई भी लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट नहीं ले सकता है मोर देन लेट से 5,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मैं जस्ट एक कोई भी एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। मानो ये लॉ पास हो गया कि मैक्सिमम जो आप रेंट ले सकते हो वो ले सकते हो 5,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि रेंट को कंट्रोल करना है ताकि गरीब आदमी के लिए घर होना संभव रहे, पॉसिबल रहे। तो ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, कि रेंट कैनॉट एक्सीड दिस। तो अब आप समझो, चार चीजें हमारे सामने आ गई। पहला आ गया एक्चुअल रेंट, जो असेसी गवर्नमेंट को बताती है। दूसरा आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो गवर्नमेंट को बताएगी। तीसरा आ गया फेयर रेंट। अब आप बोलोगे फेयर रेंट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तो कई सारी एजेंसीज होती है, ठीक है। जेएलएल हो गई, नाइट फ्रैंक हो गए, ऐसे कई सारे एजेंसीज है जो रियल एस्टेट का ना ब्रॉड एस्टिमेशंस देते हैं। बाकी गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाती है। और चौथा हो गया स्टैंडर्ड रेंट, जो कि गवर्नमेंट खुद ही फिक्स करती है। तो गवर्नमेंट के पास अब चार वेरिएबल्स आ गए, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। चार वेरिएबल्स आ गए अलग अलग। अब इन चार वेरिएबल से ही गवर्नमेंट क्या निकाल लेगी, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सुनना, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, बोलता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर शुड बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना रेंट तो मिल ही जाना चाहिए। अरे, म्यूनिसिपल वैल्यू अगर कम है तो क्या हुआ, आपका फेयर रेंट हाई है, तो जब बाकी लोग आपके पास में ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आप क्यों कम चार्ज कर रहे हो, तो आप फेयर रेंट पे करो। मतलब फेयर रेंट को अपना इनकम दिखाओ। और अगर आप ये बोलते हो कि नहीं सर मेरा फेयर रेंट कम है, तब भी गवर्नमेंट बोलेगी कि देख दोस्त, तेरा म्यूनिसिपल वैल्यू तो काफ़ी हाई है जिस एरिया में तेरा घर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो म्यूनिसिपल वैल्यू को ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि इन दोनों में से जो भी हायर होगा अल्टीमेटली स्टैंडर्ड रेंट से तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं टैक्स, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो रेंट नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि दिस और दिस विच एवर इज हायर बट इट हैज टू बी अप टू स्टैंडर्ड रेंट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। टेंशन मत लो, एग्जाम्पल्स इतने करेंगे कि माइंड में बैठ जाएगा हमारे। लेकिन बस इतना समझो कि तीनों वर्ड्स म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। अगर इन तीनों का मीनिंग भी समझ में आ गया है तो ये फॉर्मूला, ये सम, ये न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में बिठाना मेरी जिम्मेदारी है, उसका आप टेंशन ना लो।
अगर ये तीन आपको समझ में आया है और ये फॉर्मूला आपको समझ में आया है तो आप कंटिन्यू करो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीडियो में फिर पीछे जाओ, जितना मैंने अभी तक समझाया है फिर से सुनो, लेकिन सुनो ज़रूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। अब क्या है, मानिए किसी प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट आई रुपीज 1 लाख पर मंथ और असेसी ने एक्चुअल रेंट बताया था रुपीज 90,000 पर मंथ। तो क्लियरली सरकार उसे बोलेगी कि देखो, तुम्हारे झूठ को हमने पकड़ लिया। तुम बोलते हो कि तुम्हें 90,000 रुपीज़ पर मंथ मिली, जबकि हमारी एनालिसिस ये बोलती है कि इस प्रॉपर्टी के लिए तो 1 लाख रुपए पर मंथ मिलनी चाहिए थी। यानी कि तुम्हारी इनकम हम 90,000 पर मंथ नहीं मानेंगे, तुम्हारी इनकम हम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मानेंगे। फेयर एनफ। उल्टा सिचुएशन लो, मानो एक्सपेक्टेड रेंट निकली रुपीज 1,50,000 पर मंथ, लेकिन एक्चुअल रेंट जो असेसी ने बताया है वो ही है 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो अब क्या गवर्नमेंट, आप खुद से सोचो, क्या टैक्स डिपार्टमेंट किसी को ये बोलेगी कि अरे तू तो नादान है, तू तो ज्यादा इनकम शो कर रहा है, जबकि तेरी प्रॉपर्टी के लिए तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते थे? ना 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 ना। अगर आप खुद बोल रहे हो कि मैंने ज्यादा इनकम कमाया है, तो ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा टैक्स, तो गवर्नमेंट तो खुश है ना। और अगर आपने सच में कमाया तभी आप दिखा रहे हो, तो अगर आपने सच में कमाया है तो वॉट एवर यू हैव अर्नड यू शुड पे टैक्स ऑन इट। तो यहाँ पे 2 लाख को मान लिया जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रेंट, उसे आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, और विच एवर इज हायर, कौन से में, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक दो एडजस्टमेंट्स और होते हैं, लेकिन मोटा मोटा बात यही है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही होता है। यहां तक अगर समझ में आया तो अपने आप को शाबाशी दो और मेरे संग आगे चलो। अब एक बार कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर फिर से लौटते हैं, हमारे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, और वहाँ पर एक बार पढ़ते हैं कि मैंने इसके बारे में लिखा क्या है। देखो क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है दोस्त। बोला एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टैंडर्ड रेंट। क्योंकि फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी हायर है, बट मैक्सिमम तो आप स्टैंडर्ड रेंट चार्ज कर सकते हैं, तो उतना रोक देंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ डिसाइड करती है म्यूनिसिपल टैक्स लेने के लिए। फेयर रेंट का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी में क्या रेंट पे लीज हो रही है। और स्टैंडर्ड रेंट होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स करता है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है, ज़रूरी है कि आपकी जितनी रेंट फिक्स थी आपको पूरी की पूरी इस साल में मिल गई। मानो आपने जिसे रेंट पे दिया था उसने लास्ट के 2 महीने के रेंट नहीं दिए, उसने आपको बोला कि सर तंगी चल रही है, पैसे की कमी है, मैं जैसे ही पैसे आएंगे आपको दे दूंगा, तो कोई बात नहीं है। अब उसका जो रेंट है वो ड्यू हो गया है, यानी कि आपके लिए रिसीवेबल हो गया है, रिसीव्ड नहीं हुआ है लेकिन रिसीवेबल हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम इसे भी इनकम मानेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपके टेनेंट ने आपको नहीं दिया है, वो आप अपने टेनेंट से समझो, लेकिन क्योंकि ड्यू हो गया, क्योंकि आपका राइट बन गया है उस इनकम को रिसीव करने का, इसलिए हम तो उसे आपके इनकम में इंक्लूड कर लेंगे और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मानिए कि आपके सिचुएशन में कॉम्पोजिट रेंट था, जैसा हम अभी पढ़ रहे थे, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर कॉम्पोजिट रेंट है तो उसमें से आप डिसइंटीग्रेट करो, और जो पार्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है सिर्फ उसी पार्ट को आप एक्चुअल रेंट के अंदर लोगे। क्योंकि जो पार्ट हाउस प्रॉपर्टी को बिलोंग ही नहीं करता है उसे हम इस कंप्यूटेशन में थोड़ी लेंगे, वो तो पीजीबीपी या आईएफओएस में जिसमें जाएगा उधर जाएगा। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी का। तो हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी वाले पार्ट को ही लेंगे। अब दो सिचुएशन है, गौर से पढ़ना नंबर 2 और नंबर 3 को। सुनना पहले मेरी बात। हम कहीं पर भी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं रेंट पे,
तो भी हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। जैसे जब मैंने इस सेंटर को लिया था तो मैंने यहाँ के लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। क्यों दिया? कल को मैं सामने वाले के बेंच तोड़ के चले जाऊं, कांच तोड़ के चले जाऊं, टीवी चोरी कर लूं, एसी चोरी कर लूं, तो सामने वाले के पास कुछ होना चाहिए ना अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो इसलिए हमेशा लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये है मिस्टर लैंडलॉर्ड, इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी है टेनेंट को रेंट पे, और टेनेंट से इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली है। तो एक चीज मेरे को बताओ, टेनेंट हर महीने रेंट तो पे करेगा ही, बट ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट ने शुरू में पे कर दी, क्या मैं इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी इस लैंडलॉर्ड की इनकम में इंक्लूड करूं? ये रेंट तो इनकम बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो प्लेन वनीला है। लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे गाइडेंस है, गाइडेंस ये बोलती है कि ये जो डिपॉजिट है इसका नेचर क्या है। क्या ये रिफंडेबल डिपॉजिट है? रिफंडेबल मतलब जो आज नहीं तो कल वापस हो जाएगा, या फिर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, मतलब कि ये तो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। रिफंडेबल डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मेरा जो मेरे लैंडलॉर्ड के संग अरेंजमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस भी दिन इस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहूँ मेरे को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, एंड उस 2 महीने मेरे को रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने दिया था उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। तो एक तरीके से रिफंडेबल डिपॉजिट है मेरा, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं जब भी छोड़ूंगा 2 महीने की नोटिस दूंगा, लास्ट के 2 महीने में कुछ भी पे नहीं करूंगा, वो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा। अब ये जो रिफंडेबल डिपॉजिट है इसे हम अभी इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये जिस महीने की रेंट से सेट ऑफ होगा उस महीने का इनकम बनेगा। गौर से सुनना, मैंने प्रॉपर्टी ली 2025 के दिसंबर में, मानो मैं 3 साल इस प्रॉपर्टी में रहा, 2028 के दिसंबर में जाकर के मानो मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब मेरे को एक नए सेंटर में शिफ्ट करना है, तो मेरे को जनवरी 2029 और फरवरी 2029 इन 2 महीने रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया था, उससे ये 2 महीने सेट ऑफ हो जाएंगे। तो इसलिए आज जब 2025 के दिसंबर में मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी लैंडलॉर्ड को, तो उसका इनकम अभी से नहीं लेंगे, जिस महीने की रेंट से सेट ऑफ होगा उस महीने के इनकम के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट तो दोस्त कभी भी लौटने ही वाला नहीं है। तो ये तो जिस महीने मिल गए उसी महीने लैंडलॉर्ड की इनकम हो गई, क्योंकि अब तो ये ना सेट ऑफ होगा ना इसका कोई रिफंड जाएगा, ये तो बॉस लैंडलॉर्ड ने कमा लिए। बस यही दिया हुआ है यहाँ पे, देखो बोलता है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट विल बी इंक्लूडेड इन द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अ प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस क्यों? मानो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 3 साल के लिए है, 3 साल के एंड में फ्रेश नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मेरे को देना पड़ेगा। तो उस केस में अगर मैंने नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दिया है लेट से 1,20,000 का, तो हर साल के लिए 40,000 40,000 40,000 माना जाएगा। लेकिन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उसे इंक्लूड मत करना रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में। जिस महीने की रेंट से सेट ऑफ होगा उस महीने के अंदर ऑटोमेटिकली वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। अब मैंने आने वाले 6 महीने का रेंट एक संग दे दिया है, मैंने जनवरी में ही जून तक का रेंट दे दिया, तो अब मार्च में ईयर खत्म हुआ, लेकिन लैंडलॉर्ड के पास ऑलरेडी अप्रैल में जून का रेंट आ चुका है साल खत्म होने के पहले। तो क्या इस एडवांस रेंट के ऊपर भी वो इसी साल में टैक्स पे करेंगे? बोला नहीं, एडवांस रेंट को हम इस साल का इनकम नहीं मानेंगे, वो जिस साल के इनकम का है, जिस महीनों का इनकम है उसी महीने का इनकम मान के उसे अगले साल में टैक्स करेंगे। ईयर ऑफ रिसीट में हम उसे टैक्स नहीं करते हैं। सुनना गौर से अब मेरी बात। अब जो है मुझे आप लोगों के संग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। आप लोग आओ,
पेज नंबर 4 पे अनरियलाइज्ड रेंट का कॉन्सेप्ट है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक जो फॉर्मूला बनाया वो ये था कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और जो भी हायर आएगा उसे हम जीएवी मान लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट जो भी हायर आएगा उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिकल आपको सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। मानो मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट निकल करके आई ₹2,40,000 पूरे साल की। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपीज पर मंथ थी, ठीक है। तो 12 महीने के लिए 2,40,000 हो गई। अब सुनना, मैंने पता है एक्चुअल रेंट क्या चार्ज किया? मैंने एक्चुअल रेंट चार्ज किया था 25,000 रुपीज पर मंथ। हाँ, मैंने ज़्यादा चार्ज किया था। लेकिन मेरे संग अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट ये हो गया कि लास्ट के 2 महीने जो मेरा टेनेंट था ना, पहले 10 महीने उसने मेरे को वक्त पे रेंट दिए, वक्त पे रेंट दिए। लेकिन लास्ट के 2 महीने ना वो प्रॉपर्टी में रह गया, फेब्रवरी में और मार्च में। लेकिन मार्च के बाद वो कहीं गायब हो गया, वो भाग गया बिना पैसे दिए। वो मेरे को बोलता ही रहा, बोलता ही रहा, बोलता ही रहा कि हाँ मैं आपको अब दे दूंगा, अब दे दूंगा, अब दे दूंगा। लेकिन वो भाग गया, फरार हो गया। अब सुनो क्या हुआ। अगर 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का निकालूं तो 3 lakhs बनता है। तो उस लॉजिक से तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट था 2,40,000, एक्चुअल रेंट है 3 लाख, हायर हो गई 3 lakhs। मैं बोलूंगा सर सुनिए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरी सच्चाई है उसे भी तो मानो। अरे भाई, जो इंसान मेरा लॉस करके चला गया 50,000 का, उसको मैं अपना इनकम क्यों दिखाऊं? इनकम तो वो है ना जो मुझे रियलाइज तो हो। जो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, रिसीव ही नहीं हुआ। रियलाइज का मतलब है, रिसीव तो होता है कि चलो आगे मिल जाएगा, अगर रिसीवेबल भी है। अगर वो इंसान मुझे आज भी बोल दे कि हाँ मैं आपको चुका दूंगा, 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन अनरियलाइज्ड है, मतलब अब वो आदमी चला गया, उसने हाथ खड़े कर दिए। हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हो, बेचारा सड़क पे आ गया। तो अब मैं उससे वसूलूं कैसे? सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सच में अगर आप मेरी जगह होते, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को बोला कि मैडम अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप इसके ऊपर टैक्स भरते? खुद से सोचो, कोई इंसान भरेगा? एक तो मेरे ही पैसे डूब गए, ऊपर से मैं इसके ऊपर टैक्स अलग से दूं। अरे भाई, टैक्स तो इनकम से निकाल के देते हैं ना, जो इनकम ही नहीं आ रही है उससे मैं निकाल के टैक्स क्या दूं? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ, एकदम ठीक कह रहे हो तुम, इसमें से जो आपका 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट है इसको आप माइनस कर लो। है कि नहीं है? बरोबर बात है ना। जो इनकम ही नहीं आई उसको हम टैक्स में क्यों लेंगे? तो बोला गया आप माइनस करके आपकी जीएवी आ गई 2,50,000। लेकिन सुनिएगा, इंडिया में बदमाश लोग भरे पड़े हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अपने टेनेंट को बोला कि तू 10 महीने का रेंट मेरे को बैंकिंग चैनल से दे और बाकी 2 महीने का मेरे को कैश में दे दे, और मैं गवर्नमेंट के सामने जाकर के खाली ड्रामा कर दूंगा कि उसने तो मेरे को दिया ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन से गवर्नमेंट कैसे बचेगी? तो इसके लिए बोला गया रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या बोलता है सुनना, यहाँ पे लिख लो रूल 21। रूल 21 बोलता है कि हम आपके एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। आपको सच में नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम माइनस कर देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है। अगर वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हुई तो ही माइनस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब, बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब क्या? ऑथेंटिक, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। गवर्नमेंट को अगर कुछ भी हैंकी पैंकी लगा इसमें,
तो गवर्नमेंट बोल देगी कि ये पूरा का पूरा कहानी है, सच्चाई नहीं है। टेनेंसीज बोनाफाइड मतलब सच में आपका ऐसा कोई टेनेंट था, आप अग्रीमेंट दिखाओ, आपने उस टेनेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, आपने टेनेंसी देते समय उससे आधार कार्ड लिया था, उससे जान पहचान लिया था, उसका मोबाइल नंबर लिया था, उसका एड्रेस लिया था, दिखाइए आपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं किए। ठीक है। दूसरा क्या, अगर मैं ये बोलूँ कि सर वो मेरे को 2 महीने से भाड़ा नहीं दे रहा, आप मेरा 2 महीने का रेंट अनरियलाइज रेंट मान के हटा दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा, अगर वो रेंट नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपने उसको अभी तक निकाल दिया होगा। मैं बोलूँगा नहीं मैंने निकाला तो नहीं है, देखते हैं आगे देगा। तो गवर्नमेंट बोलती है एक तरफ तुम मुझे कहते हो कि वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ तुम उसे अभी भी अपने प्रॉपर्टी में रहने दे रहे हो, ये दोनों बातें तो हजम नहीं हुई। मतलब दाल में कुछ काला है। अरे भाई जो आपके पैसे नहीं दे रहा है आप उसे क्यों रहने दे रहे हो, आप निकालो उसे। तो यही बोला गया कि डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल वेकेशन। मतलब या तो उसने प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, और अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो क्या आपने पुलिस से मदद मांगी कि ये इंसान जबरन मेरे प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, बिना मतलब मेरे घर में बैठा हुआ है, बिना भाड़ा दिए, क्या आपने स्टेप्स लिए। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। पता चला कि वो इस प्रॉपर्टी से तो मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन मैंने ही उसे अपने दूसरे बिल्डिंग के अंदर एक कमरा दे दिया। तो अब गवर्नमेंट बोलेगी वाह गजब आदमी हो आप, जिस आदमी ने आपको इधर चूना लगाया, जिस आदमी ने इधर आपका लॉस कराया, उसी को आपने दूसरा प्रॉपर्टी दे दिया। दैट मीन्स योर स्टोरी इज नॉट मैचिंग। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने सारे स्टेप्स लिए हैं लीगल कार्रवाई करने के, रिकवरी के। अगर किसी ने आपके 50,000 रुपीज़ नहीं चुकाए हैं तो क्या आपने उसके अगेंस्ट एफआईआर करवाई, आप एफआईआर की कॉपी दो। क्या आपने कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, केस की कॉपी दो। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सुनिए, ये जो इंसान है ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये यहाँ का लोकल गुंडा, लोकल माफिया है, इसके अगेंस्ट अगर मैं एफआईआर करूंगा उससे तो बढ़िया है कि 50,000 रुपये मेरे डूब जाए, वो ठीक है, क्योंकि इसके गुंडे कब आके मुझे पीट के चले जाएंगे मुझे वही नहीं पता चलेगा। तो ऐसे में मुझे एओ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एओ कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मेरे इनकम को असेस कर रहा है। मुझे उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग्स यूजलेस होंगी। मैं जाके एओ को समझाऊंगा, मैं बोलूँगा आप नहीं जानते हो, 50,000 रुपये के लिए मैं उस आदमी से दुश्मनी मोल लूँ, वो मेरे को पोसाता नहीं है। तो इन शॉर्ट 4 कंडीशंस मीट होंगी तभी आपके अनरियलाइज्ड रेंट का आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या क्या है वो 4 कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है कि आपकी जो टेनेंसी थी वो बोनाफाइड थी, यानी कि इन गुड फेथ थी। दूसरी कंडीशन ये है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट ने वेकेट कर दिए हैं, या फिर आपने स्टेप्स लिया है कि इस प्रॉपर्टी से उसको निकाला जाए। तीसरा, इस प्रॉपर्टी से निकाल के आपने उसको किसी दूसरे प्रॉपर्टी के अंदर जगह नहीं दी है जो आप ही की है। और चौथा ये है कि क्या आपने लीगल प्रोसीडिंग्स किए हैं उसके अगेंस्ट, और अगर नहीं किए हैं तो सेटिस्फाई करिए एओ को कि क्यों नहीं किए हैं, कि क्यों करने से भी कोई फायदा नहीं होता। अगर ये कर दोगे तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है आपका उसे माइनस कर दिया जाएगा। आओ एक इलस्ट्रेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखते हैं हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। कम टू द निश्चय बुक और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, आइए इसको करते हैं। एक्स वाई जेड ए एंड बी सेपरेटली ओन दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये अलग अलग असेसीज है, ठीक है, इन्होंने ये अलग अलग प्रॉपर्टीज ओन करके रखी है, ठीक है। अब हर प्रॉपर्टी की हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है, फेयर रेंट दी गई है, स्टैंडर्ड रेंट दी गई है, एक्चुअल रेंट दी गई है। आप बोलोगे सर 105 रुपये क्या होती है, अरे दोस्त ये रुपीज इन लैक्स है, 105 लैक्स, ठीक है। अब अनरियलाइज्ड रेंट दी गई है और कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी हैं, यानी कि रूल 21 के कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन उतना तो अब ज्ञान लिखेगा नहीं ना, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना लिख दिया कि रूल 21 के जो 4 कंडीशंस है वो चारों सेटिस्फाई हो गए, तो उसको मान लेना कि बस ठीक है हो गए, इस अनरियलाइज्ड रेंट को हम माइनस कर सकते हैं। फिर साल में कितने महीने थे जब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, 12 महीने थे।
और क्या कोई भी दौरान आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट थी? ये वेकेंट प्रॉपर्टी का मैंने अभी तक तुमको कॉन्सेप्ट बताया नहीं, बट डरो मत, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट वेकेंसी का लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया है। 5 अलग अलग असेसीज हैं, उन्होंने अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स दिए हैं। आइए देखते हैं ना कि इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन हमसे सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। तो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कितने असेसीज हैं? तो हमारे 5 असेसीज है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है सर, हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी का। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है? तो एक्सपेक्टेड रेंट बोलता है कि आप पहले पता लगाओ प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फिर पता लगाओ कि फेयर रेंट क्या है। एक सेकेंड, एफ पी नहीं, फेयर रेंट क्या है। इन दोनों में से जो भी हायर आएगा उसे लिखो। तो देखो, पहले हम लोग हर प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लिखते हैं। तो 105, 107, 105, 107, 105, 107, 105, 107, 105, 107। कोइंसिडेंटली इन सारी प्रॉपर्टीज की म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर एक पैटर्न दिख गया। हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न हमें दिखे ही दिखे। अब क्या सिर्फ इन दोनों से ही काम हो जाएगा? नहीं, इन दोनों का जो हायर है उसको लिखो। तो हायर क्या है सर, मुझे बताओ। हायर इज 107 इन ऑल द केसेस, करेक्ट। अब एक तीसरी चीज मैंने तुमको और बताई थी कि स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट ये बोलता है कि आप इससे ज्यादा रेंट तो चार्ज ही नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आओ और मेरे को बताओ कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है। तो पहले केस में तो सर स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी जिस एरिया में है वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता है, तो नहीं है तो नहीं है। दूसरे में 88, 88, 135, 135, तो पहले वाले में तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, बाकी दोनों में 88 है और बाकी दोनों में 135, 135 है। क्लियर? तो अब आप मेरे को बताओगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर एंड दिस और दिस विच एवर इज लोअर। क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट, तो यानी कि इन दोनों का हायर निकालिए और फिर जो वैल्यू आए उसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लोअर है उसको निकालो। तो 107 और यहाँ पे एन है, इसको जीरो मत पकड़ना, दिस इज एन ए है तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, 107 ही छोड़ेंगे। 107 और 88 कौन सा लोअर है? 88। 107 और 88 कौन सा लोअर है? 88। 107, 135 कौन सा लोअर है? 107। 107, 135 कौन सा लोअर है? 107 लोअर है। ये क्या आ गई? ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि आप निकालो एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हम लिखते हैं ई आर, एक्चुअल रेंट को हम लिखते हैं ए आर। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, करेक्ट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो एक्चुअल रेंट मेरी क्या है? क्वेश्चन के अंदर मेरे को बताया गया है कि ये रहा एक्चुअल रेंट, ये है 103, 112, 86, 114, 97। तो मैं पहले दोनों को लिखता हूँ 103, 112, ठीक है। तो 103, 112, फिर क्या है? 86, 114, 86, 114, और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है हमारा 97, ठीक है, 97। अब सुनना, हम एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर देखते हैं, देखना भी वही है, लेकिन क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और दी है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये असेसी बेचारे के संग बहुत बुरा हुआ,
इसकी जो एक्चुअल रेंट है ना, उसमें से एक पार्ट ऑफ द रेंट तो अनरियलाइज्ड है। बेचारे का टेनेंट जो था वो पैसे ही नहीं दिए, भाग गया। और क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई है रूल 21 की, यानी कि टेनेंसी बोनाफाइड थी। स्टेप्स ले लिए गए हैं उसे वेकेट करने के, या फिर उसने ऑलरेडी वेकेट कर दिया है। टेनेंट जो है वो असेसी के किसी और प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी लेके नहीं रखा है रेंट पे। एंड चौथा, या तो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए गए हैं रिकवरी के, या फिर अगर नहीं किए गए हैं तो एओ सेटिस्फाइड है कि हाँ करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हम इसे माइनस कर सकते हैं। माइनस किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट से हम माइनस करते हैं। वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द एक्चुअल रेंट। तो याद रखना, हम जो कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। मेरे संग बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो अब एक्चुअल रेंट में से हम लोग लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट को। ये होता है यू आर। अब मेरे को बताओ अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 12121। सिंपल है, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं 12121। कितना आया मेरा फाइनल एक्चुअल रेंट? तो नेट एक्चुअल रेंट मेरा आ गया 103 माइनस 1102, 112 माइनस 2 110, 86 माइनस 185, 114 माइनस 2 112, 97 माइनस 196। अब हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो मेरे को एक चीज बताओ, अब ई आर और ए आर विच एवर इज हायर, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। करेक्ट। तो देखो 107 या 112 क्या हायर है? 107 हायर है। 88 या 110 क्या हायर है? 110 हायर है। 88 या 85 क्या हायर है? 88। 107 या 112 क्या बड़ा है? 112। 107 या 96 क्या बड़ा है? 107। इसे ही हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज GAV। क्या आया है? ये आया है हमारा GAV। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है शुरू में बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन अगर हम लोग चीज़ों का पहले मीनिंग समझे और एक लॉजिकल सिस्टमैटिक अप्रोच बना ले, तो ट्रस्ट में ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है। आज के लिए मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। कल हम लोग लॉस ड्यू टू वैकेंसी स्टार्ट करेंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी नेक्स्ट क्लास में करने के बाद मोर देन 4 से 5 इलस्ट्रेशंस हम लोग करेंगे, ताकि पूरा जीएवी का जो एंड टू एंड कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों के कंफर्ट जोन में आ जाए। आपको आज के क्लास के बाद क्या करना है? सिर्फ दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, जितना कॉन्सेप्ट्स मैंने हाउस प्रॉपर्टी का रिवाइज किया है उसको प्लीज़ रिवाइज करिए। कंफर्टेबल बनिए इन चीज़ों से, ये टर्म्स से, ये माइंड के अंदर मैपिंग से कंफर्टेबल बनिए कि एम बी और एफ आर विच एवर इज हायर बट अप टू एस आर, ये सारे चीज़ों से कंफर्टेबल बनिए। एंड देन नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर कमिंग योर वे। विद दिस चलो आज की क्लास को ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और याद रखिए कि टैक्स गलत तरीके से पढ़ोगे तो बोरिंग है, और सही तरीके से पढ़ोगे तो स्कोरिंग है।